हमारा एक्विजिशन, डिप्रिसिएशन, डिस्पोजल। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। अब ये 4 मेथड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर इसलिए कि आपको 4 मेथड सिखा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं खास को 9-10 मेथड्स हैं डिफरेंट तरीके के। ओके, हमारे पाकिस्तान में भी मल्टीपल मेथड्स हैं वैसे, सही है। लेकिन सबसे यानी कि एक तरह सबसे जो कॉमन मेथड्स हैं वो आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा आपको जिनका वास्ता पड़ेगा। इनके अलावा भी हो सकता है कोई वास्ता पड़ जाए आपको किसी मेथड से, तो सर मैं ये असाइनमेंट में भी वास्ता पड़ेगा इनके अलावा किसी एग्जैक्टली से? बिल्कुल पड़ेगा, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस के असाइ लिए। जी जी, असाइनमेंट में भी? हाँ हाँ वो तो है। सर तो वो इसके अलावा और वो कहाँ से पढ़ेंगे जो इसमें नहीं है, क्या क्या? ये मेथड? वो तो आपको मैं जो नहीं है मैंने पढ़ा रहा हूँ, वो तो असाइनमेंट में, वो जो नहीं पढ़ा वो असाइनमेंट में नहीं है। मेथड में असाइनमेंट वही मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है हाँ सर, हाँ, ठीक है। अलग से मेथड नहीं दिया है मैंने कोई ठीक है सर, असाइनमेंट वरना में। गूगल करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ये ना हो कि आप ये पता चले कि स्पेशल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है किसी का, ये 4 पढ़ें और फिर कहें कि आगे जाके कहीं पता चले कोई और मेथड कहें कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी, ये तो ये भी मेथड होता है, ये क्या होता है। तो बता दे रहा हूँ कि हैरानी की बात नहीं है, शॉकिंग की बात नहीं है, और भी मेथड्स हैं, सही है। इसलिए कि जैसे मैंने बात करी पहले करी कि IFRS जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो ये नहीं बोलता है कौन सा मेथड इस्तेमाल करो, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। वो सिर्फ बोलता है डिप्रिसिएशन करो मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से। कैसे करना है वो उसने छोड़ दिया है हर बिजनेस के ऊपर, हर इंडस्ट्री के ऊपर, हर कंट्री के ऊपर, वो अपने ऊपर छोड़ दिया हर किसी के ऊपर। सो देयर आर 4 मेथड। सबसे पहला जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, सबसे आसान मेथड है ये। इट इज़ ईजीएस्ट मेथड एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड, क्योंकि सबसे आसान है तो सबसे ज़्यादा यूज़ भी करा जाता है इसी मेथड को। ओके, इसके और अक्सर जगहों पे अक्सर आपके एसेट्स जो होते हैं, अक्सर एसेट्स जो हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डिप्रिशिएट कर दिए जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिकली जो हम एग्जांपल कर रहे थे दोनों, वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही को इस्तेमाल कर रहा था। और इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, इसका फार्मूला आपको दिया हुआ है सामने। इसका बेसिकली आपके है कि आप कॉस्ट ऑफ द एसेट लेते हैं, जो आपका परचेस प्राइस है, जो कॉस्ट है एसेट की, उसमें से आप जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, जो सैल्वेज वैल्यू, उसको माइनस कर देते हैं, सही है। और फिर जो नेट अमाउंट बचती है उसमें से आप उसको डिवाइड करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ से, उसकी सर्विस लाइफ से, सही है। तो इससे होता क्या है कि आपको हर साल इक्वल नंबर डिप्रिशिएट करने को मिलेगा, हर साल इक्वल नंबर आएगा, सही है। सो डिप्रिशिएबल अमाउंट इज चार्ज्ड इन इक्वल अमाउंट्स टू ईच रिपोर्टिंग पीरियड, सही है। तो ये अक्सर आपके जैसे आपकी हो गई, जैसे आपका प्रिंटर है, अब ऑफिस में जो प्रिंटर है उसको डिप्रिशिएट होना है, तो अब डिप्रिशिएशन क्या करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्या अब अगर उसमें चाहें तो हम निकाल सकते हैं कितना पेपर इस्तेमाल हुआ है, जितना पेपर उसने प्रिंट करा है हम उसके हिसाब से उसको उसको डिप्रिशिएट कर सकते हैं। वो एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर, लेकिन वो ज़्यादा ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा कि हर कितना पेपर इस्तेमाल हुआ, आपने उसका प्रिंटिंग हुई है, वो ट्रैक करना मुश्किल होगा। तो आसान तरीका क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, कि भाई ये हमने कितने का प्रिंटर लिया था, इसको अगर हम बेचें 5 साल बाद तो कितना पैसा मिलेगा, उसको हम माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय, हम इसको 5 साल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। इट्स इट सिंपल। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग जो है, अक्सर बिल्डिंग्स जो होती हैं ऑफिस बिल्डिंग्स सर वगैरह, सर ये जी वापस बताइएगा कि किस चीज को किस में से माइनस करना है? वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो एसेट की कॉस्ट है, जो उसकी आपने खरीदा है, जो उसकी कॉस्ट है, माइनस सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू होती है कि आप क्या सोच रहे हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उसकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी आपके पास उस चीज़ की, तो आप उसको जब बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो सैल्वेज वैल्यू आप माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, कि आपकी जितनी वो सर्विस लाइफ है डिवाइड कर देंगे, तो आपको पर ईयर की डिप्रिसिएशन मिल जाएगी कि मुझे 1 साल में उसको कितना डिप्रिशिएट करना है, 1 साल में इस इक्विपमेंट की, इस एसेट की कितना वैल्यू घट रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और वो इक्वल अमाउंट होगी हर साल की। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लियर होगा। एक तो एग्जाम्पल करने का हमारे पास टाइम है ही। तो फरहान डिलीवरी कॉरपोरेशन विच हैज़ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन December 31st, सो फाइनेंशियल ईयर एंड December 31st को है, बायर्स अ डिलीवरी ट्रक फॉर 50 लाख रुपीज़ इन जनवरी 2011। सही है, जनवरी 2011 को कंपनी ने एक डिलीवरी ट्रक ख़रीदा 50 लाख का, सही है।
जनवरी में ख़रीदा है और उसका ईयर एंड कब है? दिसंबर में। सही है। टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। टाइमिंग में आपको अक्सर कन्फ्यूज़न की जा सकती है आराम से क्वेश्चन के अंदर, टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि मैंने असाइनमेंट में कैसे कहीं मसला करा है आपके साथ, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है कि टाइमिंग चेंज कर दें ज़रा सा, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कितने महीने का डिप्रिसिएशन कर रहे हैं आप। आपका अहमद वाले के अंदर हमने एक महीने का काम कर रहे थे, तो हमने फिर एक महीने पर उसको लेकर आए थे डिप्रिसिएशन, डिवाइड बाय 12 करा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हमने उसको कैलकुलेट करा था एनुअल डिप्रिसिएशन, फिर डिवाइड बाय 12 करके एक महीने की डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करी थी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हमने जनवरी में ख़रीदा ट्रक 50 लाख का, दिसंबर में हम उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारा ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा है दिसंबर 31 को, जब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पूरा साल गुजर गया है। जब हमने ख़रीदा था तो मैनेजमेंट ने कहा था कि इसकी लाइफ, सर्विस लाइफ जो होगी इस मशीन की, ट्रक की, वो 5 साल होगी, 5 साल हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसकी सैल्वेज वैल्यू है 5 लाख। यानी कि इसको हम, अब मैनेजमेंट सोच रही है कि अगर हम 5 साल बाद इस ट्रक को हम दोबारा बेचें किसी को, तो हमें 5 लाख पैसा मिल जाएगा, 5 लाख हमें पैसा मिलेंगे 5 साल बाद हम इस ट्रक को बेचें। तो इसका हमें डिप्रिसिएशन चार्ज निकालना है 2011 में कितना डिप्रिसिएशन निकलेगा, 2015 में डिप्रिसिएशन कितना होगा, 2012, 13, 14, 15 के अंदर। सही है। तो इसमें इसके अंदर आपको एग्जाम्पल 1 जो हम कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड एग्जाम्पल 1। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला हमें पता है ऑलरेडी। सही है। फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ठीक है। ये हमारा फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है उसकी स्लाइड के अंदर। सही है। कहीं से अपनी तरफ से मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड के अंदर ये फार्मूला ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ये कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस द रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है भाई? हम देखें कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है? 50 लाख। तो 50 लाख हम इसको फिर सैल्वेज वैल्यू क्या है? सैल्वेज वैल्यू हमारी है 5 लाख, तो हम 5 लाख लिख देंगे सैल्वेज वैल्यू। यूजफुल लाइफ क्या है? सर्विस लाइफ क्या है हमारी? 5 साल, तो 5 ईयर्स लिख देंगे। इसका देखें, मैं आपको जानबूझ के लिख रहा हूँ, रुपीस एंड ईयर्स में जानबूझ के लिखें। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यूनिट्स में गलती कर देते हैं, वो इसको, इस फार्मूले को ही फ्लिप कर देते हैं। ईयर्स को ऊपर लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, न्यूमिनेटर है उसको नीचे कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे, फ्लिप कर देते हैं। उसके इसलिए कि वो उसके यूनिट्स नहीं लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं तो वो नंबर ही कुछ और ही चीज़ बन के निकलती है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब लेक्चर 3 हमने सीखा था, लेक्चर 4 लेक्चर मैं मुस्तकिल और लेक्चर मैं मुस्तकिल बोलता आ रहा हूँ कि हमेशा यूनिट से ख्याल रखिए। ओके, तो यूनिट से ख्याल रखना है आपको, इसलिए मैं आपको जानबूझ के लिखा है रुपीस। ऊपर है हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट, 50 लाख कॉस्ट है उस एसेट की, उस ट्रक की। 5 लाख की सैल्वेज वैल्यू है तो वो माइनस कर दे रहे हैं, और 5 साल की वो इस्तेमाल करेंगे हम, तो 5 साल से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हमें पर ईयर पता चल जाएगा, पर ईयर हम उसको कितना डिप्रिशिएट करेंगे। सही है। तो 50 में से 5 का तो 45 लाख, 45 को जब डिवाइड करा 5 से तो 9 लाख। ठीक है। दिस इज आपका रेट निकल गया। ठीक है। सो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका क्या बनता है? इट इज एक्चुअली अ रेट, इट इज 9 लाख पर ईयर। सही है। अगर आप मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जो हर कंपनी बनाती है, तो उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इस 9 लाख को फिर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है ना। वो हमें यहाँ नहीं करना है, मैं खाली बता रहा हूँ। सही है। अगर आप 6 महीने का निकालने हैं तो 9 लाख डिवाइड बाय, सही है, 6 लाख के हिसाब से करेंगे, 4.5 लाख बनेगा उसका। ठीक है। एनीवे, तो आपने ये निकाला है, उसका सिंपल, देखें बड़ा सिंपल से मेथड है, बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है बिल्कुल, और इसलिए बहुत आसान है, तो इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये। आपने उसकी कॉस्ट ली माइनस सैल्वेज वैल्यू लिया, कितना उसकी मार्केट वैल्यू बच जाएगी 5 साल के बाद, और आपने उसको यूजफुल लाइफ जो उसका है वो उससे डिवाइड कर दिया, आपका निकल गया 9 लाख पर ईयर। ठीक है। अब आप इसके चार्ट बनाएंगे। अब उन्होंने बोला है कि आपको एनुअल डिप्रिसिएशन, कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ट फॉर ईयर्स 2011 to 15। आपने उसका पूरा 9 लाख का आपने बता दिया कि भाई आपका नहीं कि नंबर सेम होना है ना। हर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि डिप्रिसिएशन नंबर जो निकलेगा, एक्सपेंस जो निकलेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज जो निकलेगा, वो हर साल सेम होगा। तो आपसे वो पूछा गया है कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर्स 2011 to 2015, यानी कि 2011 से 2015 तक उसकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें।
तो आपने कैलकुलेट कर लिया है 9 लाख पर ईयर, सही है, हर साल 9 लाख 9 लाख 9 लाख से डिवाइड होगा, सही है। लेकिन सिर्फ हम इसी पर यहाँ पे हमें नहीं काम करना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि टेबल बना के दिखाएं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, इस साल में कितना है, उस साल में कितनी है, सही है। तो इसकी हम आपको मैं दिखा के बताते हैं कि हाउ टू मेक दैट टेबल, सही है। लेट्स मेक दैट टेबल ईयर, फिर हमारी उसकी कॉस्ट, फिर उसकी डिप्रिसिएशन, एक्सपेंस, थोड़ा छोटा कर दूं मैं, फिर हमारा आता है क्या कहूँगा, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, सही है, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, फिर हमारी आती है कैरिंग अमाउंट या आपकी नेट बुक वैल्यू, जिसे हम नाम दूसरा नाम कह रहे हैं, सही है। तो हमारे ईयर कौन सा भाई, तो हमने ख़रीदा इसको जनवरी 2011 में, सही है। 2011 का तो पूरा साल हमने इसको इस्तेमाल करा, 2011 के जनवरी ख़रीदा ना हमने, तो हमने पूरा दिसंबर, हमारा ईयर एंड कब है, हम फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा कब है, दिसंबर, तो हम जनवरी में ख़रीदा था, दिसंबर तक इसको इस्तेमाल करा हमने, तो पूरा 2011 आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद 2012 आएगा, पूरा 2012 इस्तेमाल करा, फिर हमने फिर 2013 इस्तेमाल करा, फिर 2014, और फिर हमारा करना है 2015 तक ले जाना है, 2015 तक ले गए हम उसको, ठीक है। कॉस्ट हमारी, कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाली, सही है। तो कॉस्ट 5 लाख ही रहेगी हमारी, ठीक। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मैं यहाँ पे दोबारा कर दूँ, 5 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो 9 लाख आ गया, ठीक है, पर ईयर। और ये पूरे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा पूरे साल में, अस्यूमिंग कि आपका टाइम पीरियड सेम है पूरे में, सही है। 2011 हमने पूरा साल लिया है, 2012 पूरा साल लिया, 2013 पूरा साल लिया है हमने। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगा, अब पहले साल का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तो सेम रहेगा आपका, सही है ना भाई, इसलिए कि 2011 में आया तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 लाख था, तो उतना ही हमारा डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था, ठीक है ना। वही चीज़ हमने एग्जाम्पल 2 में देख लें, एग्जाम्पल 1 में देख लें, राइट। तो हमने जब एंट्री करी हमने, अब वो जो हम टेबल बना रहे हैं ना, टेबल बना के काम नहीं चलता है, एक्चुअली इसकी जल एंट्री की जाती है, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2013 की जल एंट्री करके दिखाएं आप, तो 2013 की जल एंट्री आपको करके दिखानी होगी इस तरह, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट, सही है। इसलिए कि अकाउंटिंग में हर चीज़ जर्नल एंट्री से ही चेंज होती है, ये हमने उसमें ही पढ़ा था आपके बैंक रिकन्सिलिएशन में। बैंक रिकन्सिलिएशन में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन कर ली, लेकिन कैश का जो बैलेंस होगा उसी वक्त चेंज होगा जब आप उसकी जल एंट्री करेंगे, तो हमने उसकी जल एंट्री भी करी थी, एडजस्टिंग एंट्रीज, सही है। तो जल एंट्री के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता अकाउंटिंग के अंदर। तो इसमें यही चीज़ है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो चार्ट तो हमने बना रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन चार्ट विल नॉट डू दी अकाउंटिंग वर्क, सही है ना। अकाउंटिंग के में आपको नंबर बदलने के लिए आपको एक्चुअली उसकी जल एंट्री करनी पड़ेगी, और जल एंट्री के साथ आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है उसका, सही है। तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगा, अभी हम पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो पहला जो साल होता है उसमें हमने देखा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो नंबर होगा वही नंबर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का होगा, वही दोनों का बैलेंस देखें, दोनों का सेम है पहले साल में, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, 2012 में क्या होगा कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सेम रहेगा, इसलिए कि एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है वो तो हर साल सेम होने वाला है, सही है। इसलिए वो तो हर साल हम क्लोज कर देते हैं, वो 0 पे चला जाता है, तो हमेशा 0 से 9 लाख पे आता रहेगा। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट का अकाउंट है, राइट, तो वो उसमें हमेशा नंबर जमा हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है। तो पिछले साल का 9 लाख, अब 2012 में क्या होगा, पिछले साल का 9 लाख होगा प्लस इस साल का 9 लाख आ जाएगा, तो 18 लाख हो जाएगा, ठीक, थैंक यू अस्मा, सही है। तो 18 लाख हो जाएगा, सही है। तो जैसे हमने अभी हमने आपके करा था यहाँ पर, सही है, कि जब दूसरा साल आया तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 9000 ही है, लेकिन अक्यूमुलेट में क्या होगा कि आपको पहले बिगिनिंग बैलेंस था और उसमें आपने करंट ईयर का ऐड कर दिया, तो 18000 हो गया, ठीक है। और इसी तरह आपने देखा कि हमने चार्ट बनाया, तो उसी तरह चार्ट बना हमारा कि मुस्तकिल अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मुस्तकिल बढ़ती जा रही है,
9,000 के हिसाब से 9,000, 18,000, 27,000, 36, जब तक कि वो बिल्कुल में एंड में ऐसी जगह ना पहुंच जाए कि कैरिंग अमाउंट वही मिलेगी जो कि सैल्वेज वैल्यू है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे हो रहा है क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन 9 लाख, 18 लाख, तो इसका फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन फिर ऐड कर देंगे, फार्मूला चलता रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह आपका चलता रहेगा 27 लाख, 36 लाख और 45 लाख, ठीक है। कैरिंग अमाउंट क्या होगी हमारी, कैरिंग अमाउंट इज योर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये भी फार्मूला आपको दिया हुआ है। कैरिंग अमाउंट और नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ओके। सो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमने करा, कॉस्ट हमने 50 लाख में से जो जितना वो पिछले साल डिप्रिशिएट हो चुका है, पहले साल में वो 9 लाख डिप्रिशिएट हुआ, तो उसका फिर 41,000 लाख 41,000 उसकी कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू हो गई है। उसी तरह नेक्स्ट ईयर पे उसकी वैल्यू आस्ते आस्ते घटती जा रही है। जैसे देखें अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऊपर जा रहा है, उसी तरह कैरिंग अमाउंट जो है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। और उसी तरह 32 लाख, फिर 23 लाख, फिर 14 लाख, और एंड में बचा आपका 5 लाख। एंड व्हाट इज एंड दैट 5 लाख इज सेम एज दी सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू हमारी क्या है, कंपनीज मैनेजमेंट एस्टिमेट इट हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years विद सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख से हमारे सैल्वेज वैल्यू है, हमने 5 लाख का हमारी कैरिंग अमाउंट 5 साल बाद 5 लाख पर ही पहुंच गई, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा चार्ट बनता है। अब अगर आपने आपसे बोलूँ एग्जाम में या क्विज में या कुछ भी, सही है, कि प्लीज शो मी द एंट्री फॉर 2013, 2013 की मुझे एंट्री करके दिखाएं आप, तो आप इसके करेंगे भाई, इसका ईयर एंड कब है, दिसंबर है, तो दिसंबर 31, 2013 को हम जल एंट्री करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, और इसकी एंट्री क्या होगी भाई, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो हम ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, राइट, पिछली एग्जाम्पल में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे आप, और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और आपका अब डिप्रिसिएशन 2013 कर रहे हैं, 2013 का हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा भाई, 9 लाख, हम उसको 9 लाख बुक कर देंगे, सही है। और जहाँ पता है कि अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी वही होगा 9 लाख, सही है। तो क्रेडिट 9 लाख होगा, उसमें जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर पोस्टिंग में देखेंगे कि डेबिट जो होगा इसकी हम पोस्टिंग अगर करें, तो पोस्टिंग में कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, सही है। तो इसकी हम पोस्टिंग करते हैं अगर, तो इसकी हम पोस्टिंग करेंगे तो ये इसका आंसर बनेगा, इसको ज़रा सा और करीब ले आते हैं, कट जी व्हाटएवर, सही है, ज़रा सा करीब ले आते हैं इसको, और इसको हम सेंटर कर देते हैं। सो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा क्या बना है भाई, यहाँ पर हमारा क्या है, 9 लाख है, सही है। और अब क्या हुआ कि अब आप देखेंगे बिगिनिंग बैलेंस हमारा क्या है, सो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कब आप पोस्टिंग कब कर रहे हैं, 2013 में, तो 2013 तक बिगिनिंग बैलेंस क्या है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, 18 लाख, सही है ना। हम 2013 की एंट्री कर रहे हैं, तो 18 लाख हमारा बिगिनिंग बैलेंस है, जो सब पिछला बैलेंस है 18 लाख अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में, फिर हमने 9 लाख उसमें और ऐड कर दिया, तो टोटल बैलेंस क्या आया, 27 लाख, जो हमारे शेड्यूल के अंदर भी है, जो हमने जो टेबल बनाया है उसके अंदर भी नजर आ रहा है। 2013 में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो 27 लाख है, ठीक है। लेकिन आपने उसको कैसे कैलकुलेट, आपने चार्ट तो बना लिया, लेकिन चार्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, काउंटिंग में आपको उसकी जल एंट्री करनी पड़ेगी, फिर पोस्टिंग करी आपने उसकी, और फिर इससे आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उसी से फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा एग्जाम्पल 1 था। अब एग्जाम्पल 2 हम करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम केस है, ऑलमोस्ट सेम थिंग, लेकिन इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 2 में, वो ये है आपका टाइम डिफरेंस, जो आपको आराम से ये कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें हम टाइम को चेंज कर दें, कि टाइम में क्या होगा कि जैसे इस जो सैम्पल 1 हमने करी उसमें क्या था कि फाइनेंशियल ईयर एंड था दिसंबर 31, और उसने जो एसेट लिया था, ट्रक लिया था जनवरी में, तो यानी कि उसने जब जनवरी में ट्रक लिया और दिसंबर तक उसने वो एंट्री कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड उसका दिसंबर में है,
तो आपका दिसंबर में वो ट्रायल बैलेंस बन रही है और अकाउंटिंग साइकिल पूरे चल रही है दिसंबर में। तो हो क्या गया कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने वो ट्रक इस्तेमाल करा फरहान डिलीवरी कंपनी ने। तो उसके जब वो हमने कैलकुलेट करा था आपका एग्जांपल 1 जो हमने कैलकुलेट करा था डिप्रिसिएशन रेट, तो डिप्रिसिएशन रेट हमारा आया था 9 लाख पर ईयर। तो 9 लाख पर ईयर, और क्योंकि उसने पूरा साल इस्तेमाल करा था पहले साल में, तो हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज इक्वल टू अवर रेट विच इज़ वाज 9 लाख। फिर हमने आराम से उससे हमने काम निकाल लिया, हमने चला लिया उसको, हमारा एंडिंग बैलेंस हमारा आ गया 5 लाख विच वाज अवर सैल्वेज वैल्यू। अब हम ज़रा डिफरेंस ये आता है, और जो आपके असाइनमेंट है शायद उसमें भी ये हो इशू, और आपके ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है ईजिली, कि ज़रा सा इसको हम घुमा दें क्वेश्चन को और कह दें कि उसने फाइनेंशियल ईयर एंड दिसंबर में है, लेकिन ट्रक उसने लिया है जुलाई में। सही है, यानी कि अब उसने जब ट्रक लिया उसने जुलाई में, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने ही ट्रक इस्तेमाल हुआ है। तो क्योंकि उसने सिर्फ ट्रक 6 महीना इस्तेमाल करा है, तो डिप्रिशिएट भी सिर्फ 6 महीना ही होगा, क्योंकि ट्रक 6 महीना इस्तेमाल हुआ है। तो रेवेन्यू जो ट्रक से जो रेवेन्यू कमाया गया है वो भी 6 महीने की मुद्दत में कमाया गया है। तो मैचिंग प्रिंसिपल के लिहाज से अगर हम देखें तो 6 महीना के रेवेन्यू कमाया है तो 6 महीने की डिप्रिसिएशन होगी। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पर आराम से एग्जाम में असाइनमेंट वगैरह में कहीं भी हम या क्विज़ जो अभी इसका तो मैं शायद क्विज़ ना लूँ, लेकिन क्विज़ वगैरह में भी अगर आता तो इसमें हम आराम से इसको ये आपको घुमा सकते थे, ट्रिक कर सकते थे कि भाई फाइनेंशियल ईयर एंड जून में है। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर कंपनीज का जुलाई से लेकर जून तक होता है फाइनेंशियल ईयर एंड, और आप ख़रीद रहे हैं मार्च में, तो जून में फाइनेंशियल ईयर एंड और मार्च में आपने एसेट ख़रीदा है, तो फिर आपको प्रोरेट करना पड़ेगा। आप डिप्रिसिएशन चार्ज निकालेंगे पूरे साल का और फिर उसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय मंथ और मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स के 3 महीने के लिए आपने इस्तेमाल करा है। जो हमने रेहान अहमद लिमिटेड का हमने जो लेक्चर 3 में एग्जांपल लिया था उसमें भी हमने यही करा था, हमने पूरे साल के निकाला था पहले, राइट पूरे साल का हमने डिप्रिसिएशन रेट निकाला था, जो यानी कि 15,000 पे फर्नीचर के लिए, फिर मशीनरी का 10,000 था शायद, या फर्नीचर का 10,000 था, मशीनरी का 15,000 था, जो भी ऑफिस इक्विपमेंट का 40,000 था। तो हमने उसको पूरे साल का निकाला रेट, डिप्रिसिएशन रेट, और फिर उसको हमने क्योंकि हम एंट्री कर रहे थे सिर्फ 1 महीने की, तो फिर हमने उसको प्रोरेट करा था 1 महीने पर लेकर आए थे, डिवाइड बाय 12 कर दिया था हमने। सही है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी लाइव भी यहाँ कर रहा हूँ, इसी वजह से कि अक्सर स्टूडेंट जल्दी में एग्ज़ाम में अक्सर इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं। वो बस जल्दी में देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे, जैसे वो 9 लाख जैसे हमारा आया था, उस 9 लाख को कैलकुलेट करेंगे और बस दौड़ पड़ेंगे उसी पर कि बस 9 लाख आ गया, उसी पर पूरा टेबल बना देंगे, उसी पर एंट्री भी कर देंगे और कहेंगे मेरा तो अच्छा को डन हो गया। और सबसे बेसिक गलती क्या करी उन्होंने कि क्वेश्चन में होगा कि उसको प्रोरेट करना चाहिए, पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकालनी थी, क्वार्टर के 3 महीने के निकालनी थी, 6 महीने के निकालनी थी, 1 महीने के निकालनी थी, 5 महीने के निकालनी थी, जो भी है वॉट एवर, जब भी जिस लिहाज से उनको देखना है। और उन्होंने उस चीज़ को गौर नहीं करा और बस उन्होंने आंख बंद करके निकाला 1 साल का, और बस 1 साल पर उन्होंने पूरी टेबल वगैरह सब बना दिया। और इसमें वो अक्सर फिर वो ऐसे पार्शियल मार्क्स उनके कुछ कट जाते हैं कि उन्होंने एक बेसिक गलती कर डाली वहाँ पर कि उन्होंने उस चीज़ को चेक ही नहीं करा। तो इसलिए इसको मैं सोचा कि एग्जाम्पल 2 मैं लाइव करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द टाइम लाइन, अबाउट द टाइम पीरियड, कि कब ट्रक लिया जा रहा है, कब वो एसेट लिया जा रहा है, कब वो ख़रीदा जा रहा है, और कब आप उसकी एंट्री करने पर डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, आपका टाइम पीरियड क्या है। आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, यू कैन ईजिली बी मिसलेड विद इट इन द एग्ज़ाम, इन द क्विजेज, इन द असाइनमेंट वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका हर चीज़ तो वैसे ही निकलेगी। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा भाई, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा वही आएगा 50 लैक्स माइनस 5 लाख सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, जो हमने मेथड 1 में करा था, डिवाइड बाय 5 ईयर्स, ठीक है, और हमारा आंसर भी फिर वही आएगा, रेट वही निकलेगा। तो रेट आपको वही निकलेगा, लेकिन जब आप चार्ट बनाने पे आएंगे तो वो वहाँ पर ज़रा डिफरेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है, कि आपका रेट निकल रहा है कि 9 लाख पर ईयर है। अब हम जब चार्ट बनाने पे आए उसका, तो चार्ट जो हम डिप्रिसिएशन शेड्यूल बना रहे हैं, जो चार्ट बना रहे हैं उसका, उसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने ख़रीदा कब है, जुलाई में लिया है उसको, क्योंकि हमने उसको जुलाई में लिया है तो उसका हमारा चार्ट जो बनेगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई टू दिसंबर 2011,
ओके, जुलाई टू दिसंबर 2011, और फिर नेक्स्ट ईयर, और फिर हमारा कॉस्ट आएगी 50 लैक्स 5 मिलियन, यस 50 लैक्स। फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है पिछली एग्जाम्पल 1 में हमने क्योंकि पूरा साल इस ट्रक को इस्तेमाल करा था, तो जाहिर बात है कि हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस विल आल्सो बी द फॉर द होल ईयर, इट विल बी 9 लाख per year. But in this case, we are only counting it from July because we bought the truck in July. So we started using the truck from July onwards. We used the truck by December. We used the truck only for 6 months. So we can only depreciate it for 6 months. So that 9 lakh is for the whole year. So you need to be careful about that, and you need to prorate it. So हम कह रहे हैं 6 महीने का हम निकाल रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दें, तो आपका 6 महीने का निकल गया कि 12 में से 6 महीने का हमने उसको हमने इस्तेमाल करा उस ट्रक को, तो 9 लाख पूरे साल का है, तो आधे साल का 6 महीने का 4.5 लाख होगा। सही है। हम ये और एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, अगर 3 महीने का तो आप 3 डिवाइड बाई 12 करते हैं, 9 महीना होता तो 9 डिवाइड बाई 12 करते हैं, सही है, वट एवर होता। अगर 10 महीना हो तो 10 डिवाइड बाई 12 करते हैं, वट एवर। तो आपको ये प्रोरेट करना पड़ेगा, और इसका ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम लाइन का ख्याल रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड कब है, कब वो आप एंट्री करने जा रहे हैं, और ख़रीदा कब किया है वो चीज़। असाइनमेंट में भी ख्याल रखना है आपको ये चीज़, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, बाकी सब आपका सेम रहेगा, उसके 23 कोई फार्मूला हमारे रहेंगे। कॉस्ट कैरिंग अमाउंट जो होती है, कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एंड देन नेक्स्ट ईयर, नाउ नेक्स्ट ईयर यू आर यूजिंग द asset for the whole year, right? Because you have the asset in January and you also have the asset in February, March, April, May, June, all the way down to the December. So yeah, so so this way you keep going to January to December. Your cost will be same as always. Okay, 50 lakhs, तो हमेशा सेम ही रहेगा हमारा कॉस्ट। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, नाउ हमारा टाइम पीरियड क्या है, फुल ईयर, जनवरी टू दिसंबर है, सही है, तो हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस भी फुल ईयर का होगा, सही है। इसलिए हमारा फर्स्ट ईयर सिर्फ प्रोरेट करना पड़ा, इसलिए कि हमारे सिर्फ 6 महीना मैंने इस्तेमाल करा था। नेक्स्ट ईयर जब उसके आया फॉलोइंग ईयर, वी यूज द एसेट फॉर द होल ईयर, सिंस वी यूज दैट फॉर द होल ईयर, वी आर गोइंग टू डिप्रिशिएट इट फॉर द होल ईयर। ओके, डिप्रिसिएशन इज ऑफ कोर्स जो आपका एंडिंग बैलेंस होता है पिछले साल का, प्लस द न्यू बैलेंस ऑफ दिस ईयर, एंड कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. Okay, and then we of course keep going like this. अब मैं आपको के लिए आपको कर देता हूँ यहाँ पे, तो बल्कि ऐसा करते हैं, मैं दूसरी फाइल मेरे पास खुली हुई है, स्प्रेड लाइन एग्जाम्पल 2, and I'm just gonna copy it from here. ये आपके मैं अब पूरा चार्ट मुकम्मल हो गया, सही है। आपने जनवरी टू दिसंबर 2013, जनवरी टू दिसंबर 2014, जनवरी टू दिसंबर 2015, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब 2015 तक कि आपका यहाँ पे देखें, आपने सोचा हुआ है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे 5 साल तक। 5 साल मीन्स आपके यहाँ लिखा हुआ है 5, it has an estimated life, company's management estimate it has an expected life of 5 years. You will use the truck for 5 years. 5 years means 60 months, right? 60 महीने आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप अगर देखें तो पहला महीना आपका, पहले साल कितना इस्तेमाल करा आपने, 6 महीना सिर्फ इस्तेमाल करा आपने, ठीक है। फिर आपने 12 months, then again 12 months, then again 12 months, then again आपने 12 months इस्तेमाल करा। अब आपने पहले साल में आपने 6 महीने इस्तेमाल करा, फिर 12 महीने आप करते रहे इस्तेमाल, तो अब आपका टोटल जो आएगा वो टोटल कितना है, 12 times 4 is 48 plus 6 is 54 months. ओके, सो आपने 54 मंथ्स इस्तेमाल करे हैं 2015 तक, और आपने कहा है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज द ट्रक फॉर 5 years, 60 months. So you still have 6 more months to go. You will use 6 more months जो हैं वो आपके जाएंगे, लेकर जाएंगे उसके अंदर 2016 में ले जाएंगे आपको, सही है। तो 2016 के आपके शुरू के जो 6 महीने हैं, जनवरी टू जुलाई, यू विल यूज दैट, जनवरी टू
नॉट जुलाई, जनवरी टू जून 2016 आप इसको यूज़ करेंगे जनवरी से लेकर जून तक। तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि आपने अगेन 6 महीने इस्तेमाल करा है, राइट, तो आप उसको फिर प्रोरेट कर डालेंगे। ओके, आप उसको 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, जितने महीने आपने इस्तेमाल करा है उतने ही डिप्रिसिएशन होगी उसकी। ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन थी बिल्कुल शुरू में 6 महीना था, और फिर उसका जो बच गया 6 महीना वो सबसे आखिर में आ गया 6 महीना। इस तरह आपके पूरे 5 साल आपने इस्तेमाल कर लिए, फुल 60 मंथ्स आपने इस्तेमाल करे। एंड रिजल्ट देखें वही आया है आपका, सही है। एंड रिजल्ट हमारा इसमें सेम आया, कैरिंग अमाउंट स्टिल 5, हमारे सैल्वेज वैल्यू के इक्वल आ गई। सैल्वेज वैल्यू हमारी 5 लाख है, सैल्वेज वैल्यू के इक्वली हमारी कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू एंड में आ गई। और इसकी एंट्री हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। इसकी एंट्री इज़ वेरी इजी। अगर आप एंट्री, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई दिसंबर की एंट्री दिखाएं, दिसंबर 2013 की एंट्री दिखाएं, तो आप दिसंबर 2013 की एंट्री क्या है भाई? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 9 लाख, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट 9 लाख, सॉरी, ओके। एंड उसी को आप फिर आप बुक करेंगे, टी अकाउंट में डालेंगे, टी अकाउंट में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे आप। और डिप्रिसिएशन में आपका पहले से आप देखेंगे भाई पहले से बिगिनिंग बैलेंस क्या है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2013, तो 2013 में ज़ाहिर बात है 2012 का जो एंडिंग बैलेंस था वही हमारा 2013 में बिगिनिंग बैलेंस हो गया। तो 2012 में जो एंडिंग बैलेंस है हमारा 13,50,000 है, तो वो हमारा बिगिनिंग बैलेंस हो गया। और 2013 में हमने एंट्री करी है 9 लाख क्रेडिट, तो हमारा टोटल आ गया 22,50,000। तो 22,50,000 जो है वो टेबल के अंदर भी हमारा अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2013 की अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 22,50,000 है, ओके। और मैं आपको एंट्री इसलिए करनी पड़ती है कि रियल लाइफ में जो भी हम तो चार्ट आपको एंट्री इसलिए करनी पड़ेगी कि चार्ट से शेड्यूल जो बनाते हैं, शेड्यूल आपके सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे, अकाउंटिंग पे कुछ असर नहीं पड़ता। इन चेंज एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड यू नीड टू बुक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बगैर अकाउंटिंग के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए आपको जर्नल एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको अब जर्नल एंट्री जो है मैं आपको ऐसा पता है इसमें अकाउंट भी कुछ दोबारा हर जगह सेम होते हैं, तो इसलिए बार बार हर साल का नहीं पूछा जाता है। चार्ट बनवाया जाएगा, एग्ज़ाम हो या वगैरह में, तो आपसे चार्ट बनवाया जाएगा कि चार्ट बना के दिखाएं, ताकि आपको उससे पता चलेगा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई भी है किस तरह ये डिप्रिसिएशन मेथड काम करता है। जर्नल एंट्री पर ज़्यादा जोर नहीं होता है, इसलिए कि जर्नल एंट्री जो हम आपसे एक करवा कर देख लेंगे कि भाई आपको आती है नहीं आती, आपको पता है कौन से अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने हैं, सही है। हर साल की नहीं करवाते जर्नल एंट्री, इसलिए कि वो फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि हर साल की एंट्री आपको अमाउंट्स आपने कैलकुलेट कर ली हैं और आपने अकाउंट्स आपके सेम होने, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन बुकिंग अ जर्नल एंट्री एवरी ईयर टू चेक यू गाइस, हैं। एक्चुअल लाइफ में तो आप करेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह में या कहीं पर हम नहीं पूछेंगे कि हर साल की आप एंट्री करें। आपसे बस एक रैंडम पूछा जाएगा कि एक साल की एंट्री करके दिखा दें, ताकि हम पता रहे कि आप डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कौन से अकाउंट्स होते हैं आपको। असल जो फोकस होता है वो फोकस होता है चार्ट के ऊपर होता है, कि चार्ट बनाने से पता चलता है कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नो द मेथड, ओके। सो दैट्स स्ट्रेट एंड डिप्रिसिएशन, और इसलिए मैं इसको लाइव करा था कि आपको मैं टाइमलाइन के हिसाब से उसको दिखा दूँ। देन द नेक्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, यू कैन सी इट्स वेरी इजी और बहुत आसान मेथड है, और सबसे ज़्यादा उसको इसलिए यूज़ करते हैं। एक अपने एक रेट निकाल लिया साल शुरू में, और फिर उसी को आप करते चले गए पूरे 5 साल 10 साल जो भी आपका पीरियड है। फिर नेक्स्ट मेथड आता है रिड्यूसिंग बैलेंस। Reducing balance is also used all over the world. It is not as much used as straight line के जितना यूज़ नहीं होता, लेकिन यूज़ होता है। आपकी जो स्पेशली आपके जो FBR है, आपकी जो टैक्स रेट्स, टैक्स जो आपकी एजेंसी है, वो जो आपको डिप्रिसिएशन रेट देती है वो भी डिप्रिसिएशन रेट देगी आपको। और अगर आप आगे जाके आपने टैक्स के कोर्स लिया आपने, तो शायद आपको ये पढ़ें आप, तो वो भी FBR को भी टैक्स शेड्यूल निकालते हैं, वो टैक्स के रेट्स देते हैं। तो टैक्स के रेट्स जो डिप्रिसिएशन के रेट देते हैं वो सब के सब एक तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस वाले होते हैं। वो आपको स्ट्रेट लाइन, FBR स्ट्रेट लाइन को नहीं मानता, सही है। FBR यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी को नहीं मानता, FBR सम ऑफ डिजिट्स वगैरह कुछ को नहीं मानता। वो सिर्फ आपको देंगे कि हमारा ये रेट है, बिल्डिंग का ये रेट है, इक्विपमेंट का ये रेट है, कंप्यूटर इक्विपमेंट का ये रेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ये रेट है। वो हर चीज़ का आपको रेट बता देंगे फिक्स परसेंटेज, कि ये परसेंटेज से आपको डिप्रिशिएट करना है,
सही है। तो इसमें आप कहेंगे कि सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहा है तो उसका तो डिफरेंट अमाउंट आएगी, इसलिए कि मेथड्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल। तो कंपनीज में अक्सर क्या होता है कि टैक्स की तरह वजह से उनको होता है कि उनको एक डिफरेंट अकाउंटिंग बुक रखनी पड़ती है, और IFRS की तरफ से उनको एक डिफरेंट अकाउंटिंग बुक रखनी पड़ती है, इसलिए कि दोनों में हो सकता है कि डिफरेंसेस पैदा हो जाएं नंबर्स में। अब इसका मेथड किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इज द कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड परसेंटेज। सो कैरिंग अमाउंट हमें पता है क्या होती है। कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू, जो मेरी बुक्स पे मेरी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उस पर जो उस एसेट का वैल्यू है उसको उसकी वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसकी सही है बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम लेंगे, तो जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर वही बैलेंस वही नंबर होगा जो पिछले साल का एंडिंग बैलेंस था। सही है ना। तो पिछले साल का कैरिंग अमाउंट जो एंडिंग कैरिंग अमाउंट थी वही करंट ईयर की बिगिनिंग करंट अमाउंट हो जाएगी। ठीक है। तो हम कैरिंग अमाउंट स्टार्ट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज। ठीक है। अब इसमें आपका कुछ सैल्वेज वैल्यू को देखें, कुछ सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेशन में है ही नहीं। सही है। आपका इसके अंदर सैल्वेज वैल्यू थी, रेसिडुअल वैल्यू कैलकुलेशन के अंदर मौजूद थी, इसके अंदर सैल्वेज वैल्यू को कैलकुलेशन में आते ही नहीं है। सही है। अब इसमें सैल्वेज वैल्यू आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हम देखेंगे किस तरह इसको आगे इसको किस तरह काम करता है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है, राइट। हमने देखा हमारे एग्जांपल में कि हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर टाइम का मसला नहीं है, टाइम पीरियड का मसला नहीं है कि आपने कब चीज़ ली है, तो अगर आपका टाइम पीरियड का मसला नहीं है कि आपको प्रोरेट करना पड़ रहा है, तो आप देखें तो एक रेट निकल गया आपका 9 लाख पर ईयर, और आपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका सेम एग्जैक्ट चला रहा है 9 लाख पर ईयर एवरी ईयर। ठीक है। वेयर एज जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या हो रहा है कि आप देखें कि उसमें जैसे लिखा हुआ है कि सब आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पहले साल में, और जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कम होता चला जाता है। सही है। तो हर साल एक डिफरेंट नंबर आएगा इसका। ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट में बहुत हाई होता है, और जैसे जैसे उसको कम होता चला जाता है, साल आगे बढ़ते चले जाते हैं, उस तरह इसकी डिप्रिसिएशन 23 से नीचे गिरती चली जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस करके हम देखते हैं। तो अगेन एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल 1 वही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। फरहान डिलीवरी ने ख़रीदा है, फाइनेंशियल ईयर एंड December 31 में है, वही 50 लाख का लिया है उसने। इस दफ़ा फिर हम लेते हैं जनवरी में, तो उसने जनवरी में 50 लाख का ट्रक लिया है, और जो मैनेजमेंट है उसने कहा है कि 25% वो रेट रख रहे हैं इसका, 25% रेट है इसका, एंड इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू। ओके, नो सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू इज़ 0 आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, जो भी उसकी सही है, और इसके 25% वो इसकी रेट रखते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम उसकी एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल 1 रिड्यूसिंग बैलेंस, तो आपने ख़रीद रहे हैं, सबसे इजी हम जो है 2011 में ख़रीद रहे हैं। सही, तो आपका चार्ट आपने बना चुका हूँ ऑलरेडी, यानी कि मैं ताकि हमारा जल्दी से काम हो जाए, तो ऑलरेडी चार्ट मैंने बना हुआ था दूसरी क्लास से लेकर। तो आपका इसमें चार्ट, इसमें ज़रा सा डिफरेंस इसमें ये आता है कि ज़रा हेडिंग्स ज़रा और डिफरेंट है, कॉलम्स ज़रा आ जाएंगे और एडिशनल कॉलम्स हैं इसमें। ईयर, कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके, फिर डेप्रिसिएशन रेट जो हमारा दिया हुआ है वो आ जाएगा इस कॉलम में। उसी से फिर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, इसलिए कि कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय द डेप्रिसिएशन रेट विल गिव अस द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। फिर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, सही है, जो हम एडिशन करते रहेंगे उसके साथ, और फिर हमारा निकलेगा कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट एंड ऑफ द ईयर कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसका फार्मूला आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ स्लाइड्स में। तो आपका ईयर है 2011, आपने जनवरी में लिया है और आप उसको दिसंबर में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरे फुल साल का ही लेंगे, इसमें प्रोरेशन का मसला नहीं है। तो 2011 आपका इसमें आप लेंगे, 2011 आप ईयर 2011 है, कॉस्ट आपकी 50 लाख ट्रक है। कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब जाहिर बात है पहला साल जो है, जो पहला साल में जो कॉस्ट में ख़रीदा है वही कॉस्ट हमारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट होगी, सही है ना। अभी उससे पिछला साल तो हमारा कोई था ही नहीं, हमने तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नया लिया था, इस साल लिया है। तो जो कॉस्ट बिगिनिंग ऑफ, हम जिस कॉस्ट में हमने ख़रीदा है वही परचेज कॉस्ट जो है वही मेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वही कैरिंग अमाउंट है, वही मेरी बुक वैल्यू है, सही है। अभी इसलिए कि अभी तो कोई डेप्रिसिएशन हुई नहीं है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो बुक वैल्यू वही होगी जो कॉस्ट होगी, बिकॉज देयर हैज़ बीन नो डेप्रिसिएशन एट ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
सो मेरी कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर में वही है जो कॉस्ट है, इसलिए कि डिप्रिसिएशन तो अभी हुई नहीं है पहले साल में, पहले साल के शुरू में। फिर डिप्रिसिएशन रेट हमें क्या दिया गया है भाई, 25%, तो 25% हमने डाल दिया, ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट। फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा निकलेगा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा फार्मूला क्या है हमारा, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय अ फिक्स्ड परसेंटेज। तो हमको ऑलरेडी यानी कि हमें ये दो कॉलम से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय द डिप्रिसिएशन रेट। तो हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 12,50,000, यानी कि पहले साल में ही उसने 12 लाख से उसको डिप्रिशिएट कर दिया। Accumulated depreciation, जैसे मैं बता चुका हूँ, accumulated depreciation will be same as depreciation expense for the first year only, and then carrying amount at the end of the year, that will be cost minus accumulated depreciation. तो आपको carrying amount आ गई 37,50,000. The next year 2012, we use the truck for the whole year. Our cost is still be the same. Now the carrying amount at the beginning of the year क्या होगी, जो पिछले साल के 2011 की जो एंड ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट है वही हमारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 2012 में, ठीक है ना। 2011 की जो एंडिंग बैलेंस है वही 2012 का बिगिनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। 25% हमारा वैसे ही रहेगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अब हमारा क्या आ जाएगा, कॉपी पेस्ट, अब हमारा आ गया नेक्स्ट ईयर जो 2012 का था 9 लाख। तो देखें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अब गिरना शुरू हो गया। क्यों गिर रहा है, कि जाहिर बात है कि वो बेस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कैरिंग अमाउंट पे, और कैरिंग अमाउंट जो है वो जाहिर बात है कि हर साल गिरती चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपका कैरिंग अमाउंट अगले जो 2012 की है वो फिर और गिर जाएगी, इसलिए कि आपका डिप्रिसिएशन इतना हो गई। तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो था अब 12 लाख से 21 लाख पे चला गया है तकरीबन, बल्कि 22 लाख है वो, सही है। तो आपका कैरिंग अमाउंट तकरीबन आपकी हो गई 28 लाख, सही है। ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, 2 ही साल में ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है डिप्रिशिएट, सही है। अच्छा, अब आपका क्यों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2012 का एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, तो 2012 में आपका कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट तो एसेट की हमेशा सेम रहती है, ठीक है। जो परचेस हमारी कॉस्ट है वही रहेगी। अब कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमें चाहिए, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट वही होगी जो एंड ऑफ द ईयर, पिछले साल की जो एंड ऑफ द ईयर है, इसलिए कि हमने साल जिस पर ख़त्म करा था, तो दिसंबर 31 2011 को ट्रक की बुक वैल्यू हमारे बुक्स पे, हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसकी वैल्यू 37,50,000 थी दिसंबर 31 2011। तो जाहिर सी बात है कि जनवरी 1 2012 को वही उसकी बिगिनिंग वैल्यू हो जाएगी उसी ट्रक की, ठीक है ना। दिसंबर 31 पिछले साल के पीरियड में जो एंडिंग बैलेंस था वही हमारे करंट पीरियड के बिगिनिंग बैलेंस वही हो जाएगा। तो दिसंबर 31 2011 में कैरिंग अमाउंट 3750 थी, तो जनवरी 1 2012 को कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3750 होगी। डिप्रिसिएशन रेट आप इस पर लगा लेंगे 25%, डिप्रिसिएशन रेट आपका फिक्स्ड रेट है, उसी से आपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय द डिप्रिसिएशन रेट। डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, पिछले साल का जो बैलेंस होता है उस अक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, जमा कर रहे हैं उसमें डिप्रिसिएशन। तो जो पिछले साल का बैलेंस था 12 लाख, उसमें आपने इस साल का 9 लाख ऐड कर दिया, तो जमा होके टोटल हो गया तकरीबन 22 लाख अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगी, फिर फार्मूला वही रहेगा हमारा, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर को कैरिंग अमाउंट और द नेट बुक वैल्यू और द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इन आवर बुक्स इन आवर अकाउंटिंग records has dropped. First year it was 37 lakh, then it dropped 28 lakhs. Okay, and since it keeps dropping, it will also affect your depreciation expense. It will also keep dropping. Okay sir, thank you. Okay, 2013 similar method. Okay, and cost same, carrying amount beginning of the year. अब 2013 में जो बिगिनिंग है वो कहाँ से आएगा, 2012 का एंडिंग, राइट। 2012 का एंडिंग बैलेंस ऑफ 2012 becomes the beginning balance of 2013. Okay, depreciation rate again same 25%. depreciation expense again, इसको मैं एक साथ ही सारे फार्मूला हैं सारे, तो एक साथ ही कॉपी कर दूं। ओके, अब हमने निकाल गया depreciation expense
मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, 7 लाख, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28, आपका एडिशन होगा 21 प्लस 7 28, ऑलमोस्ट 29 लाख, एंड कैरिंग अमाउंट आपकी हो गई बच गया 21 विच इज़ 50 माइनस ऑलमोस्ट 29, 50 माइनस 29 इज़ 21 लाख कैरिंग अमाउंट। बिग सही, जो कैरिंग अमाउंट होती है वो कह रही है कि मेरे जो ये ट्रक है ये मेरी बुक्स पे क्या वैल्यू है इसकी, मार्केट में क्या वैल्यू है हमें नहीं पता है, मार्केट में हो सकता है इसकी वैल्यू इससे भी कम हो, इससे ज़्यादा हो, और ये आपकी जो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डिस्पोजल में ये चीज़ आएगी। ओके, मार्केट में क्या वैल्यू है हमें नहीं पता इसका, इसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कहते हैं, नेट बुक वैल्यू, उसको भी मैं स्लाइड में नाम उसका लिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू कहते हैं। तो नेट बुक वैल्यू का मतलब यही होता है, बुक मतलब मेरी बुक्स पे, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, सही है। कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इक्वल्स द cost minus accumulated depreciation. Net book value means what is the value of the asset on my books, on my accounting records. In मेरे accounting records जो है मेरी books कहते हैं ना accounting books कह लें, accounting records कह लें, उसमें मेरी उस asset की value क्या है, मार्केट में क्या value है मुझे नहीं पता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मार्केट में उससे ज़्यादा भी हो सकती है उससे कम भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है कि मुझे मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या इसका वैल्यू है और उसके हिसाब से हम ये दैट्स व्हाट इट इज़ शोइंग। सो 21 लाख हम दिखा रहे हैं कि 21 लाख इज़ द वैल्यू ऑफ द ट्रक इन फरहान्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, सो दैट्स वी विल कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड नाउ आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, कि बाकी वाले तो उसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं बस आपको जल्दी के लिए मैं ज़रा सा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अगले 2 साल जो है, ठीक है। तो 2014 2015, अब इसमें आप देखें तो आपने यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एग्जाम्पल 1 रिड्यूसिंग बैलेंस, द ट्रक विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू। प्रॉब्लम इज वी आर शोइंग अ सैल्वेज वैल्यू, अ ह्यूज सैल्वेज वैल्यू, सही है। और मसला ये है कि सैल्वेज वैल्यू तकरीबन 11 लाख हम दिखा रहे हैं, सैल्वेज वैल्यू 11 लाख की सैल्वेज वैल्यू दिखा रहे हैं। और मसला ये है कि सैल्वेज वैल्यू आगे आप पढ़ते चले जाएं तो ये ख़त्म नहीं होकर देती है सैल्वेज वैल्यू, यानी कि चलती रहेगी, ये 0.000000 पे चला जाएगा ये, सही है। यानी कि इट्स पॉसिबल टू नेवर एंड इट, इट्स पॉसिबल, सही बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ हम इसको एंड कर देते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली जो है ये कभी 0 पे जाएगा नहीं, इस 0.0000 पे चलता रहेगा। तो इसको ख़त्म कैसे करा जाता है, जब भी हम ख़त्म करना चाहें हमें 5 साल बाद ख़त्म करना है इसको, तो हम कैसे ख़त्म करें। तो अब क्योंकि मसला ये था कि हमारे क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है ही नहीं, और अगर हमने सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेट रखी भी होती तब भी हमें मसला आता, इसलिए कि जो एंडिंग बैलेंस आता है कैरिंग अमाउंट सबसे आखिरी वाला, ये कभी उस सैल्वेज वैल्यू के मुताबिक नहीं आएगा, सैल्वेज वैल्यू को मैच नहीं करेगा जो आप चाह रहे हैं। जैसे इसमें तो हम आ गया था ना स्ट्रेट लाइन में हमें रखा था कि 5 लाख 5 साल बाद 5 लाख का सैल्वेज वैल्यू बच जाएगी, तो वही हमारी बची, कैरिंग अमाउंट 5 लाख बची और वही हमारी सैल्वेज वैल्यू थी 5 लाख। सो सैल्वेज वैल्यू के इक्वल हो गया कि आखिर लास्ट कैरिंग अमाउंट, सही है। जब हमने उसको जरा टाइमलाइन चेंज भी करी तब भी हमने कैलकुलेशन करी तो तब भी हमारा वही रहा, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के अंदर थी। सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेशन में कह रही है कि 5 लाख माइनस करके हमें निकाल दिया। इसी वजह से जब हमने उसको चार्ट बनाया तो सबसे आखिरी नंबर जो हमारा था, लास्ट कैरिंग अमाउंट जो थी एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, सैल्वेज वैल्यू वाज इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट वाज इक्वल टू द सैल्वेज वैल्यू। बट दैट डज नॉट हैपन ईजिली इन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस इससे नहीं होता, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस का जो फार्मूला है उसके अंदर सैल्वेज वैल्यू की कैलकुलेशन का नंबर ही नहीं आता कहीं। तो इसका जो आप चार्ट बनाएंगे, 5 साल का बनाएं 10 साल का बनाएं, डजंट मैटर, आप यू विल नेवर गो इक्वल टू द सैल्वेज वैल्यू। आप उससे ज़्यादा होंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन सैल्वेज वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा जितनी आसानी से स्ट्रेट लाइन में आ गया था। तो अब किस तरह इसका एंट्री करी जाए, किस तरह इसका बैलेंस सैल्वेज वैल्यू पे लेकर आएँ, ओके। इसको फिर मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है सबसे आखिरी साल में। इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे एग्जाम्पल्स में तो नहीं होगा ये, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ आपको कि इसको फिर मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है नंबर। सबसे आखिरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है, सबसे लास्ट वन, कि उसी के बेसिस पे आपका सबसे लास्ट कैरिंग अमाउंट निकलेगी। अब हमारी जो क्वेश्चन है उसमें कैरिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए एंड ऑफ द ईयर। हम 11 लाख दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे तो 0 पे लाना है हमें।
तो जीरो पे कैसे लाएंगे? फिर हम इसका जो बैलेंस नज़र आ रहा है हम उसके डिप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम उसको मैनुअली एडजस्ट कर देंगे। जब मैनुअली एडजस्ट करा हमने तो आपका हमारा जो सवाल है उसके मुताबिक आ गया कि भाई सवाल हमारा कह रहा है कि नो सैल्वेज वैल्यू लेफ्ट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ जब एंड हुई उसकी तो नो सैल्वेज वैल्यू लेफ्ट। ठीक है सर, वो इसका रिड्यूसिंग बैलेंस को यूज करने का कोई मतलब अगर कंपनीज यूज करती हैं इसको तो उनको फायदा क्या होता है, किस वजह से वो उसको यूज करते हैं? वरना स्ट्रेट लाइन तो सीधा सीधा सा बड़े इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन कॉमन यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपका एफपीआर जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस को मानता है सिर्फ, सही है। तो अगर आपका मसला क्या होगा यहाँ पे, अगर आप स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करते हैं अपने आईएफआरएस के लिए और एफपीआर जब आपको रेट बताता है कि बिल्डिंग के लिए आपने एक ही बिल्डिंग आपके पास है, आपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए आप स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, जो आईएफआरएस अकाउंटिंग कह लें, जो नॉर्मल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और टैक्स अकाउंटिंग के लिए आपको रेट एफपीआर दे देगा कि ये रेट है, जो भी आपका 30% है, 40% रेट है, व्हाटएवर। तो वो रेट के हिसाब से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या होगा, उसमें फिर टैक्सेशन का मसला पैदा हो जाएगा। आपके 2 बुक्स रखनी पड़ेंगी, आपको 2 रैकेट्स रखने पड़ेंगे, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, सही है। दोनों पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएगा। एक टैक्स अकाउंटिंग के हिसाब से रैकेट चलेगा, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से चलेगा। फिर उसमें आपका डिफरेंट, उससे क्या होगा, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कोर्स होता है, शायद आप में से शायद कुछ लोग लें जो फाइनेंस में अपना कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स लेते हैं। तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि उसमें टैक्स डिफरेंसेस पैदा होते हैं। टैक्स रिसीवेबल हो रहा है या टैक्स पेएबल शुरू हो जाता है, जिसमें आपका टैक्स डिफरेंस पैदा होता है क्योंकि आपके 2 डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चल रहे हैं। तो टैक्स रेट कुछ और मांग रहा है, अकाउंटिंग कुछ और कह रहा है। तो इसमें इसको आसानी करने के लिए कुछ कंपनीज कहती हैं कि भाई एक ही रखते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस को ही मान लेते हैं। इसलिए आईएफआरएस भी मानता है रिड्यूसिंग बैलेंस को, और हमारा जो टैक्स जो एजेंसी है वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस को मान लेती है। तो एक ही रखें, हमें ये घपला नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा कि 2 रैकेट्स को संभालना पड़े। तो इट जस्ट टू मेक इट ईजी रिड्यूसिंग बैलेंस, ये जो सारे मेथड्स जो हैं डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कौन से रखना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा मेथड जो इस्तेमाल होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन दूसरे मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, डिपेंडिंग ऑन द आपके जो गवर्नमेंट है और आप अपनी आसानी के लिए गवर्नमेंट क्या मांग रही है और आप क्या करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यार आसानी के लिए चलो एक ही मेथड यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट रीजंस की वजह से कुछ लोग रिड्यूसिंग बैलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कंपनीज। तो रिड्यूसिंग बैलेंस अब और यूसेज के ऊपर भी होता है, कोई इंडस्ट्री के ऊपर, कि इंडस्ट्री में हो सकता है कि आपका ऐसा वाकई कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें यू नीड टू यूज़ रिड्यूसिंग बैलेंस। हो सकता है कि उसमें पहले आपका बहुत तेज़ी से आपका एसेट इस्तेमाल होता है और फिर जैसे बाकी साल गुजरते हैं उसमें एसेट की यूसेज कम हो जाता है। तो हो सकता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस इज़ द बेटर वे टू डिप्रिशिएट द एसेट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एसेट यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ नॉन करंट एसेट यू हैव। अच्छा, तो अब आपका यहाँ निकल गया, यहाँ पे हमारा जो चार्ट है हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया और आपको मैं दिखा दिया। तो हमारा जो चार्ट है मैं उसके हिसाब से चला रहा हूँ। तो हमने उसको फिर उसको 0 पे कर दिया एडजस्टिंग करने के लिए। उसकी एंट्री करके पूछा जाएगा भाई एंट्री करके दिखाएं, तो एंट्री हम 2013 का एंट्री करते हैं फॉर एग्जांपल। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है भाई, 7,03,125, वही आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में जाएगा, जाहिर सी बात है। क्रेडिट करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर आप उसको पोस्टिंग करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करते हैं आपका डेबिट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आपका बिगिनिंग बैलेंस जो पिछला साल का बैलेंस था वो मेरा बिगिनिंग बैलेंस होगा। तो पिछले साल का बैलेंस हम 2013 की एंट्री कर रहे हैं, तो 2012 का जो बैलेंस था वो 21 लाख वो हमारा एंडिंग बैलेंस हो गया, बिगिनिंग बैलेंस हो गया 2013 का। प्लस फिर मैंने इसमें 7,03,000 जो क्रेडिट करा है वो हमने क्रेडिट कर दिया, तो एंडिंग बैलेंस आ गया 28,90,000 2013 का। तो 2013 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंडिंग बैलेंस वही आ रहा है, से 28,90,000। तो इस तरह आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो दैट्स योर रिड्यूसिंग बैलेंस एग्जांपल 1। आपके रिड्यूसिंग बैलेंस एग्जांपल 2, सही है। अब एग्जांपल 2 में आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस करा है, जुलाई 2011 कर दिया है। इसमें भी टाइम डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी या आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हर एसेट खरीदें। एसेट तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। तो आपको फिर इसी बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यू हैव टू प्रोरेट इट,
सही है, तो वही क्वेश्चन है, ऑल एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट द टाइमलाइन ऑलमोस्ट, सही है। तो मैं आपको बस थोड़ा सा पहले साल करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सारा मटेरियल जो है उसका कॉपी कर लेंगे। देखें स्ट्रेट लाइन में क्या करा है, स्ट्रेट लाइन में जब हमने टाइमलाइन चेंज करी, जब हमने उसको प्रोरेट करना पड़ा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक लेना पड़ा, तो हमें हर चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ पहला साल रिकैलकुलेट करना पड़ता था। ओके, इसलिए कि पहला साल में प्रोरेट कर गया, 6 महीना सिर्फ इस्तेमाल कर, और अगर हम उसको आखिर तक ले जा रहे थे तो आखिरी साल का बिल्कुल जो था 6 महीना उसमें हमें प्रोरेट करना पड़ा। बाकी जो बीच में थे वो सारे वैसे ही रहे जो एग्जाम्पल 1 में थे, सही है। हाउएवर जो रिड्यूसिंग बैलेंस है इसमें ज़रा सा बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है अगर आपने प्रोरेशन का मसला आ गया इसके अंदर, सही है। अब इसमें आपका प्रोरेशन जब करेंगे तो इसमें प्रोरेशन करूँगा तो मैं इसके कुछ चीज़ें कॉपी कर लूँ अभी और फिर आपको करके दिखाऊँ इसको। ओके, तो टाइमलाइन में कॉपी कर लिए ताकि हम जल्दी से चल पड़ें इसको लेकर। और सही, अब हमने इसको लिया है जुलाई में ख़रीदा है, राइट, जुलाई 2011 में ख़रीदा है और दिसंबर में इसकी एंट्री कर रहे हैं, तो जुलाई टू दिसंबर 6 महीने इस्तेमाल करा हमने, ठीक है ना। तो बाकी सब चीज़ें वैसी रहेंगी, कॉस्ट आएगी, कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर वही है जो कॉस्ट है, 25% रेट है। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या निकला हमारा, अब ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो ये पूरे साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ओके, 50 कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी हमने ख़रीदा था, हमने ख़रीदा उसको जुलाई में, तो जुलाई के टाइम पे उसका कैरिंग अमाउंट 50 लाख थी, वही कॉस्ट है हमारी। डिप्रिसिएशन है 25%, बट द आंसर वी आर गेटिंग इज जो हमारा आ रहा है आंसर 12,50,000, इट्स फॉर द होल ईयर, सही है। तो हमें उसको प्रोरेट करना पड़ेगा, हमें उसको 6 महीने पे लाना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 या 6 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12। तो अब आपने जब नंबर देखें चेंज करा तो सारे नंबर चेंज हो गए। अगर मैं इसको फिजिकली क्लास में कर रहा होता तो बिकम्स वेरी मुश्किल हो जाती है, सारे को हर चीज़ करनी पड़ती दोबारा कैलकुलेट। इस वजह से मैं इसको क्लास में करता ही नहीं हूँ, इसलिए कि बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एक्सेल में आसान है, एक्सेल में तो देखिए मैंने एक नंबर चेंज करा, उस क्योंकि हर चीज़ लिंक्ड हुई भी है तो उसने हर चीज़ चेंज कर दी, सही है। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्योंकि आपने अब 12 लाख पूरे साल का था तो आपको तो सिर्फ 6 महीने का लेना है, तो 6 महीने का आपका 6,25,000 आ गया। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पहले साल की वही होगी जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। और कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, कॉस्ट माइनस द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, 50 लाख माइनस 6 लाख। अब आपका अगले साल जब आए तो अगले साल आपका कॉस्ट वही रहेगी, अगले साल कैरिंग अमाउंट आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होगी, जो पिछले साल की एंडिंग बैलेंस था, तो पिछले साल का एंडिंग बैलेंस 43 लाख, तो 2012 करंट बैलेंस इज 43 लाख। 25% मल्टीप्लाई डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ, 10 लाख, तकरीबन 11 लाख ऑलमोस्ट। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे हम, पुराना बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस 17 लाख तकरीबन हो गया, 6 + 10 16 तकरीबन प्लस। और आपका कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आपका आ गया कॉस्ट माइनस द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, सो आपकी कॉस्ट आपका कैरिंग अमाउंट आ गई ऑलमोस्ट 33 लाख, सही है। एंड इसी तरह ये आगे चलता रहेगा ऑलमोस्ट, कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं इसका ख़त्म कर दूँ ये सब चीज़ें, एंड जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। ओके, फिर हम आते हैं सबसे आखिरी वाले में, तो आखिरी वाला भी उसी तरह चलेगा, सही है। अगर हम आखिरी वाले में उसको प्रोरेट करना पड़ेगा हमें फिर, सही है, तो इसको हम प्रोरेट कर देंगे। अब आखिरी वाला जो साल है फॉर एग्जांपल वो है 6 महीना, तो अगर 6 महीना है तो जाहिर बात है आपको 6 महीने के हिसाब से आपको प्रोरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या मसला रहा हो, इसलिए ठीक, ये फैसला ठीक, यहाँ पर वो नंबर डाला हुआ था ना पिछले वाली एग्जाम्पल का, ठीक, सही है। तो अब आपका आ गया बैलेंस के, आपने उसको जो आखिरी वाला है क्योंकि उसमें भी हम 6 महीना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 6 महीना इस्तेमाल करेंगे तो आपने 6 महीने के हिसाब से डिप्रिसिएशन करनी है। तो जो आंसर आ रहा था जो विदाउट द ये चीज़, तो आंसर आपको जो आ रहा है तकरीबन 3,46,000, डेट्स फॉर द होल ईयर। सो यू नीड टू अगेन प्रोरेट करना पड़ेगा आपको, उसको उस 6 महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 1,73,000।
और आपका फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। फिर वही बात यहाँ पर आती है कि अगर आप आपको वहीं पर ख़त्म करना है, टेबल ज़ीरो पे लेकर आकर आना है हमारी एग्जांपल के मुताबिक, तो आप यहीं पर उसको फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, वो ज़ीरो पे आप ला सकते हैं उसको, ठीक है। एंट्री जो है, कोई भी आप उस एंट्री को पूछी जाए, हम अगर एंट्री पूछें दिसंबर 2013 की एंट्री पूछते हैं, चलें 2013 की नहीं करते हैं, 15 की कर लेते हैं। दिसंबर 31 2015 की एंट्री पूछा जाती है, सही है। तो भाई डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है 2015 को, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 2015 का हमारा है आपका 4,61,000, ठीक है। वही आपका फिर क्रेडिट करेंगे आप डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अंदर। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका डेबिट होगा, जो आपने हमें लिखा है 461,426, एंड देन आप अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में आपको निकालना होगा कि आप 2015 की एंट्री कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब है कि 2014 का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमारा बिगिनिंग बैलेंस होगा 2015 में, सही है ना भाई। 2014 का जो एंडिंग बैलेंस है वही हमारा 2015 में बिगिनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। 2014 का एंडिंग बैलेंस क्या है, तकरीबन 31 lakhs आई थिंक, ओके। और फिर हमारे ये डाला 461,426, ये हमारी इस साल की एंट्री आई गई, तो हमारा टोटल निकल गया 361,5723, विच इज सेम एज दिसंबर 2015 की जो आपकी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, उसी का आंसर हमें निकला है पोस्टिंग करके, ठीक है, सेम 36,15,000। सो दैट्स द एग्जाम्पल 2, सही है। तो एग्जाम्पल दोनों में, एग्जाम्पल में मैथड सेम था, बस मैंने आपको ये दिखाना था कि दोनों एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 में कि आपको ख्याल रखना है ईयर का, टाइम लाइन का ख्याल रखना है, कब वो चीज़ ली जा रही है और आप एंट्री किस वक्त तारीख को कर रहे हैं, सही है। तो उसके हिसाब से आपको अपना नंबर जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द डिजिट्स मेथड। सम ऑफ द डिजिट्स मेथड इज जो है ये बहुत 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 कम इस्तेमाल होता है, ओके, वेरी वेरी सेल्डम यूज्ड, ओके, इट इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड, इसलिए कि इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो हम सीखेंगे, इसके अंदर तो हम सीखेंगे कि जनवरी से जो सामान लिया है, सही है ना, वही सामान सबसे आसान वाला। लेकिन अगर आपने जनवरी सामान नहीं लिया और अगर आपने इसको ज़रा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए कह दिया कि जुलाई से लिया है, इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और इसको हम इसलिए अक्सर इसको कंपनी इस्तेमाल नहीं करती हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, ओके। जो हम लोग जो सीखेंगे उसमें आसान है, लेकिन इसमें अगर टाइमलाइन जो अगर से चेंज कर दी जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो हम कभी अब करते नहीं हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड में होता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस, ओके, बस इसका कैलकुलेशन का तरीका ज़रा डिफरेंट है, लेकिन करता काम तकरीबन रिड्यूसिंग बैलेंस की तरह ही है। सो सम ऑफ डिजिट्स मेथड में क्या हो रहा है कि आपको पहले एक आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर आपका यूज़फुल लाइफ होती है, कितना यूज़फुल लाइफ है उसकी, उस एसेट की। एग्जाम्पल हमारी है सम ऑफ द डिजिट्स डिप्रिसिएशन एग्जाम्पल। तो इसमें वही एग्जाम्पल है, दिसंबर 31 को एंट्री कर रहे हैं, 50 लाख का लिया है, जनवरी में लिया है एसेट, और इसकी 5 साल इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है और नो सैल्वेज वैल्यू, सही है। और हमें 2011 से 2015 तक की हमें इसका टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसका एंट्री करते हैं हम, फार्मूला दिया हुआ है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n इज़ द यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप, ओके। सो ओनरशिप स्टार्ट, तो n इज़ हमारी ओनरशिप, हमने क्या हम इसको एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप। तो यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप, हमारी एग्जाम्पल में यूजफुल लाइफ क्या है एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप, 5 years। जब हमने उसको ख़रीदा तो हमने कहा वी विल यूज़ दिस ट्रक फॉर 5 years। So our useful life at the start of the ownership is 5 years. So इसको हम निकालें 5 years। तो आपका डिनोमिनेटर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर आपका आएगा, तो दैट्स अवर फार्मूला है हमारा, सही है। सम ऑफ डिजिट्स डिनोमिनेटर कैलकुलेशन करने के लिए, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे इस्तेमाल होगा अभी करके दिखा रहा हूँ ये। सो n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n इज़ द यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप, जब भी वो आपने सामान लिया, एसेट लिया था, उसी वक्त जो उसकी आपने रखा था कि कितने साल इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी ईयर्स यू विल यूज़ दिस, ओके। सो वो आपका n आएगा। तो हमारे पास n क्या है 5, ठीक है ना, 5 इज़ अवर आंसर।
तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 years यूजफुल लाइफ है उसकी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 15। ओके, अभी डिनोमिनेटर यहाँ लिखते हैं 15 और ये आता है करते हैं न्यूमरेटर, और जस्ट विच इज़ द यूजफुल लाइफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा एंड ये यूजफुल लाइफ एट द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सही है। फिर हम एक और इसका बनाता हूँ यहाँ पर, इंसर्ट यूजफुल लाइफ, टोटल यूजफुल लाइफ, टोटल यूजफुल लाइफ। ओके, अच्छा, फिर डिप्रिसिएशन रेट निकलेगा, एक्सपेंस, ठीक। ओके, सो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, टोटल यूजफुल लाइफ। आपने जो 15 निकाला है ना, ये एक्चुअली दिस इज द टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन अ वे। ओके, किस तरह निकल रहा है वो, किस तरह हो रहा है। एक तो फार्मूला से आपको हम करके दिखा दिया, फार्मूला से आपने करा 5, आपका n इज द यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप। जब भी आपने वो एसेट लिया है, दैट्स द n। तो आपकी यूजफुल लाइफ एट द बिगिनिंग, स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप कितनी है, जब आपने लिया तो आपने कहा कि सामान जो आपने लिया है, आपने कहा कि हमारा जो ट्रक है, वी विल यूज़ दैट ट्रक फॉर 5 years, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप। जब भी आपने, जैसे आपने ट्रक लिया तो आपने कहा कि उसको 5 साल हम इस्तेमाल करेंगे। तो यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप, जब आपने सामान लिया तो उसी बार आपने कह दिया 5 साल, तो 5 साल आपका n हो गया, दैट्स द n, स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप। फिर जो आपका है ओके, सो n इज द यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप। जब भी आप सामान जैसे लिया है, ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है, मैं जानबूझ के उसको बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है, स्टार्ट ऑफ द ओनरशिप है। जब आपने वो ली थी चीज़, ख़रीदी थी, तो आपने उस वक्त कहा था कि हम इसको 10 साल इस्तेमाल करेंगे, 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 20 साल इस्तेमाल करेंगे। जब जो भी आप कह रहे हैं 10 साल इस्तेमाल करेंगे तो आपका n 10 साल हो जाता। अगर आप कहते हैं हम इसको 6 साल इस्तेमाल करेंगे तो 6 साल आपका हो जाता है n। अगर आप इसको कहते हैं हम 20 साल इस्तेमाल करेंगे तो 20 विल बी योर n। ओके, हमने कहा है कि हम इस ट्रक को 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 5 years, सो माई n इज़ 5 years। ओके, 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 + 1, सही है। तो 5 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 5 + 1 आपका, ये तो सिंपल मैथ है, 5 + 1 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। ओके, दैट्स, बट दैट्स व्हाट इज द 15। आप परेशान होंगे 15 जो है ये कर क्या रहा है। ओके, एक्चुअली एक तरह से 15 जो टोटल यूजफुल लाइफ है, वो किस तरह है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आपको नजर आएगा यहाँ पर, मैं अभी लिखूंगा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब पहले साल में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, आपका जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपका यूजफुल लाइफ अभी क्या है। अब यूजफुल लाइफ अभी हमारी क्या है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पहला साल बिल्कुल। व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, 5 years एग्जैक्टली, 5 साल, 5 साल है, ठीक है। 2012 आया, कितना अब रहेगी, अब यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल, क्या है, 4 साल, 4 years एग्जैक्टली। 2013 में 3 साल, 3 years. तो 2015 में 1 साल रह गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका टोटल निकाल लूँ तो आप ज़बानी नहीं कर सकते हैं आप, तो टोटल क्या निकलेगा इसका, 15. This 15 is your, that 15 is calculated here. आप कहेंगे सर हम उस तरह कर लेते चार्ट में, हम ये 15 हम इस एग्जाम्पल, हम ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल करा, ठीक है। वजह फार्मूले की ये है कि अगर तो यहाँ पर तो सिर्फ 5 साल की चीज़ थी, अगर ये 20 साल होता तो क्या करते आप 20 साल का चार्ट बनाते, 20, 19, 18, 17, 15, 16, 15 चलते रहते हैं आप एक साल करके। फिर आपका आता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, दैट वाज बिकम टू मच। अगर आप कोई बिल्डिंग रहते, कोई ऐसी चीज़ रहती है जो आपका 50 साल चल रही है, 40 साल चल रही है, 30 साल चल रही है, तो फिर आपको कैलकुलेट करने में उतना मुश्किल लगती कि आप उसको लाइन बाय लाइन उसको कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इस चीज़ को जो टोटल लाइफ ऑफ दी, एक तरह से मतलब यूजफुल लाइफ, उसकी टोटल यूजफुल लाइफ क्या है, वो 15 जो निकल रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 साल था तो हमने उसको चार्ट से भी निकाल के मैंने दिखा दिया आपको, और यहाँ पे हमने फार्मूला से भी करके दिखा दिया। फार्मूला इज एक्चुअली फॉर दी व्हेन यू हैव एन एसेट विद वेरी लॉन्ग लाइफ एसेट है, यानी कि कुछ ज़्यादा, यानी कि
10 साल, 20 साल, 30 साल का अगर एसेट होता तो जाहिर बात है कि फिर आपका ये यहाँ पर ये चार्ट से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता उसके टोटल को करके, ओके। इसलिए उससे आपने फार्मूले से आसानी से निकाल लेते हैं। अब आपकी यूजफुल लाइफ, आपने यूजफुल लाइफ एसेट पर निकाल लिया कि हर साल जैसे देखें घटती चली जा रही है यूजफुल लाइफ, जैसे जैसे वो इस्तेमाल होता है उसकी यूजफुल लाइफ घटती चली जा रही है। टोटल यूजफुल लाइफ हमने निकाल लिया कितना है 15, सही है, दैट्स द 15 चाहिए जो आपने फार्मूले से निकाला है या जो आपने यहाँ पर टोटल करके निकाल लिया है, ओके। तो डिप्रिसिएशन रेट क्या बन रहा है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, यूजफुल लाइफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइड बाय द यूजफुल टोटल यूजफुल लाइफ। तो ये रेट, ये डिप्रिसिएशन रेट निकलेगा इसका। अब डिप्रिसिएशन रेट यहाँ पर देखें हर साल डिफरेंट होता चला जाएगा, यहाँ पर एवरी ईयर इट्स अ डिफरेंट रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस में इट्स अ फिक्स्ड रेट, इन यूजफुल लाइफ इन सम ऑफ द डिजिट्स इट्स अ डिफरेंट रेट एवरी ईयर, ओके। अब इसके अंदर जो फार्मूला है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर आप चाहें तो इसमें भी हम आपका आ सकता है सैल्वेज वैल्यू हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो हम आराम से निकाल लेंगे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिप्रिसिएशन रेट, ओके। और इस तरह हम इसको करते चले जाएंगे। इसको ये तो बहुत नहीं कि क्या कहता हूँ गंदे नंबर आ गए हैं, तो इसको मैं ज़रा राउंड कर दूँ। सो डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकला हमारा, कॉस्ट जो थी, कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय द डिप्रिसिएशन रेट। डिप्रिसिएशन रेट कैसे हमारा निकला वो मैं आपको दिखा दिया। यूजफुल लाइफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइड बाय द टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ओके। दे आर बोथ इन ईयर्स, एक सही है, दोनों ही ईयर में हैं। एक तरह समझ लें इसको, आप रेट भी नहीं कहना चाहिए, रेट में तो आपका यूनिट्स आ जाते हैं, एक रेशियो है ये डिप्रिसिएशन रेशियो, एक तरह से परसेंटेज कह लें, रेशियो कह लें, ओके। कि इस 5 years डिवाइड बाय 15 years, तो इट्स 1/3। सो इस 1/3 इज़ लाइक अ रेशियो कह लें, या इसको हम इसको परसेंटेज कह लें, डिप्रिसिएशन परसेंटेज एक्चुअली आई थिंक बेटर रहेगा, इसलिए कि इट इज़ नॉट रियली, यानी कि रेट में तो अक्सर होता है ना कि आपको एक्चुअली मैथमेटिकली अगर रेट देखा तो रेट मतलब होता है कि पर किलोमीटर, पर आवर, कुछ आपका यानी कि कुछ यूनिट्स होने चाहिए वहाँ पर, इसमें कोई यूनिट नहीं है, इस परसेंटेज है ये। तो इस तरह आपने यानी कि न्यूमिनेटर में आपका जाता है कि जो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और वो जाहिर बात है कि वो जैसे जैसे साल आगे चलते चले जाएंगे यूजफुल लाइफ आहिस्ता घटती जाएगी, कम होती चली जाएगी। सबसे पहले साल में 5 साल, फिर जैसे नेक्स्ट ईयर 4 साल हो गए, फिर 3 साल, 2 साल, 1 साल, ठीक है। और टोटल यूजफुल लाइफ हमकी सेम रहेगी, वो तो टोटल वैसे ही रहेंगे, 15 साल टोटल है उसका। तो परसेंटेज आपका निकल गया न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और वही आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिप्रिसिएशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो वो आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल गया हर साल का, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वेरी सिंपल, सही है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका जो पहले साल का तो वही होगा जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर है, फिर अगले साल का जो है वो आपका बिगिनिंग बैलेंस प्लस द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड देन इट कंटिन्यूज ऑन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन सबसे आखिरी साल की 5 लाख हो गई है, जो कॉस्ट के इक्वल है, सही है। 50 लाख हो गई है जो कॉस्ट के इक्वल है, तो आपका कैरिंग अमाउंट हमारी 0 आ जाएगी। सो कैरिंग अमाउंट एंड ऑफ द ईयर क्या होगी, कॉस्ट माइनस दी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, सही है। और इसी को हम उसको कैलकुलेट कर लें तो हमारी आखिरी जो हमारे क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू 0 है, नो सैल्वेज वैल्यू, तो हमारा सैल्वेज वैल्यू आ गई इसमें 0। तो इसकी कैलकुलेशन में आप सैल्वेज वैल्यू वगैरह डाल सकते हैं अगर सैल्वेज वैल्यू आपकी है। अगर सैल्वेज वैल्यू अगर होती, अगर हमारे 5 लाख वाली सैल्वेज वैल्यू होती फॉर एग्जांपल, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस में फिर हम 50 से माइनस नहीं करते, फिर हम राइट आप करते 50 लाख इज माई कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख, सही है। सैल्वेज वैल्यू आप निकाल देते और फिर उसको डिप्रिसिएशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते, तो फिर उसी के हिसाब से आपकी ये सारी चेंज आ जाता। तो आपका जब चेंज कर रहे हैं तो देखिए इसके एंड में कैरिंग अमाउंट क्या आई, 5 लाख बच गया, 5 साल बाद 5 लाख बच गया जो हमारी सैल्वेज वैल्यू थी, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेशन में आती ही नहीं है, उसको आपको आखिरी साल में जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सर ये डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है ये 7 कैसे आई है लास्ट में, 1/15 तो 7 तो नहीं आ रहा, कैसे नहीं आएगा, ये आएगा जी सर। राउंड करा मैंने राउंड कर दिया ना उसको, चलें ठीक है सर, ठीक है। राउंड करके हम देख रहे हैं ना, हर सारे नंबर्स में ऐसे ही हैं। अब 33 थोड़ी होता है, जी सर। 33.33 है। यस सर वही था, लेकिन मैंने कहा शायद
ठीक है, हाँ, कोई मसला नहीं, को कंफर्म करना कोई मसला नहीं, कंफर्म कर लें, अच्छी बात है। हो सकता गलती Thank कर you, गया हूँ sir. मैं, कोई मसला नहीं है। तो इट्स डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसमें तो इसमें आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हम सैल्वेज वैल्यू को कैलकुलेशन में डाल सकते हैं अगर हमारा सैल्वेज वैल्यू है। रिड्यूसिंग वैल्यू में सैल्वेज वैल्यू नहीं आती कैलकुलेशन के अंदर, सम ऑफ डिजिट्स के अंदर सैल्वेज वैल्यू आ जाती है, सही है, इसलिए कि हम इसके अंदर कैरिंग अमाउंट से हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्ट कॉस्ट से कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट अगर सैल्वेज वैल्यू है तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू हो जाएगी, अगर सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट माइनस जीरो या कॉस्ट से हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो अगर सैल्वेज वैल्यू हमारे लिए सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट माइनस जीरो बेसिकली हमने करा है, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस जीरो आपकी सैल्वेज वैल्यू नहीं बची, नो वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, सही है। तो बेसिकली जो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले से आप बेसिकली डिनोमिनेटर कैलकुलेट करें। डिनोमिनेटर मतलब कि टोटल यूजफुल लाइफ हमने करके दिखाया कि टोटल यूजफुल लाइफ किस तरह इसकी निकली है, 15 किस तरह इसका नंबर आया है। ओके, हम इसका फार्मूला ऐसे बताया कि फार्मूला इज ओनली फॉर इज यूजफुल फॉर इफ़ यू हैव एन एसेट विद अ मच लॉन्गर लाइफ, लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक का लाइफ का अगर आपको कोई एसेट है, तो फिर सम ऑफ डिजिट्स को इस्तेमाल करने में फिर आपका इसमें कहेंगे ज़रा सी मुश्किल हो जाती है इसके अंदर कि अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें अब कॉम्प्लिकेशन जो मैं बात कर रहा था, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हम आधे साल में लेते थे इसको, अगर तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, हमारी एग्जाम्पल में है भी नहीं, मैं कहूँ कभी दूंगा भी नहीं आपको इसके हो। लेकिन इसमें फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका 5 साल कह रहे हैं, अब अगर आप इसको लेते हैं दिसंबर में, या अगर आप इसको लेते हैं आई डोंट नो जुलाई में लेते हैं तो 6 महीना, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यूजफुल लाइफ क्या हो गई भाई, 5 तो नहीं हुई, यूजफुल लाइफ फिर हो गई उसकी 4.5 हो गई, सही है, कुछ तरह आपके बनेगा कुछ वॉटेवर, जिसको आपको प्रोरेट करना पड़ेगा कुछ तरह, सही है। फिर प्रोरेट करेंगे तो फिर इसकी वजह से सारे चीज़ें फिर इसकी अफेक्ट होंगी और किस तरह होगा वो काम, इट्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको कभी पढ़ाते भी नहीं है इसको इस वजह से कि इट्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू चेंज द टाइम लाइन। अगर टाइम बहुत अच्छी खूबसूरत टाइम लाइन दी हुई है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने लिया है तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन जहां आपने उसको मिडल ऑफ द ईयर लिया एसेट को, तो आपके लिए मेथड बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा अपना मामला। एंट्री वैसी आपकी होगी, एंट्री के लिए सही है, एंट्री आपका आराम से आप समझ गए होंगे एंट्री करना। ओके, आप हम 2015 का अगर एंट्री करते हैं यहाँ पर भी, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो सब आखिरी वाला आपका 3,33,000 और वही आपका क्रेडिट होगा, और फिर उसी को आप डेबिट करेंगे यहाँ पर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और उसका फिर आप इसके हिसाब से आप इसकी एंट्री करेंगे, सही है। अपना डिप्रिसिएशन 2014 का बिगिनिंग बैलेंस, फिर 3,33,000 से क्रेडिट बैलेंस आपका आ गया, तो 5 लाख टोटल आपका बन गया, जो आपका 2015 का 5 लाख आपका है टोटल accumulated depreciation। ओके, सो दैट्स योर सम डिजिट्स मेथड, सही है। एक्टिविटी, नाउ दिस इज आल्सो यूज्ड वेरी कॉमन, दिस इज आल्सो कॉमनली यूज्ड। सो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग बैलेंस है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड है, ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट या यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, दीज 3 आर मोर कॉमनली यूज्ड। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी इट्स आल्सो वेरी इजी। इसमें आपका बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप आउटपुट की बेसिस पे निकाल रहे हैं डिप्रिशिएट, कि जो मशीन जो है वो जितना आउटपुट देगी, जितना वो एक्टिविटी देगी, जितना वो काम करेगी, सर इसको कुछ और भी कहते हैं सर इसको? आई डोंट थिंक सो, हो सकता कोई और नाम हो बेसिकली, मे बी क्योंकि बीकॉम में शायद दूसरे नाम से पढ़ा है हमने, हो सकता है। आपका नाम याद करा दो, बोलें तो शायद मैं कह दूं, हाँ नहीं आता, चलें, कोई मसला नहीं, हो सकता है कोई नाम हो सकता है कि उन्होंने आउटपुट और एक्टिविटी या कुछ और नाम बोल दिया हो, यूनिट्स बेस्ड मेथड कह देते हो उसको, या कुछ और कह देते हो। बेसिकली यूनिट बेस्ड है ये, चाहे वो यूनिट आपका किसी भी चीज़ पर है कि हम कितनी इसकी एक्टिविटी है, वो यूनिट क्या है। अब वो यूनिट डिपेंड करता है उस मशीन के ऊपर। अगर जैसे मैं नीचे एग्जांपल दी हुई है कि अगर फैक्ट्री मशीनरी है, तो फैक्ट्री की मशीनरी जितना ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगी, जितनी सही है ना, तो उसके हिसाब से आप निकालने कि जितना यूनिट प्रोड्यूस करा उतना ही उसको डिप्रिसिएशन है। किसी साल में ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, किसी साल में कम डिप्रिसिएशन यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो कम डिप्रिसिएशन है, ठीक है। डिलीवरी इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल ट्रक्स वगैरह जो हम देख रहे हैं, ट्रक्स में क्या होगा कि ट्रक्स आपकी हो गई किलोमीटर्स, सही है, या आपकी जो मैंने आपको बिल्कुल जब हमने पिछले हफ्ते शुरू करा था डिप्रिसिएशन, तो मैंने आपको एग्जांपल देते थे आपकी गाड़ी हमारी
गाड़ियाँ होती हैं आपकी करीम वगैरह की आप कर लें, तो अगर आप करीम की एक गाड़ी लेकर या कोई जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको अगर डिप्रिशिएट का कैलकुलेट करना चाहते हैं कितनी डिप्रिशिएट हो रही है, तो आप उसको किलोमीटर के हिसाब से करेंगे। सही है कि किलोमीटर वाइज इज़ द बेस्ट मेथड करेंगे कि जितना ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चली है उतना ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई है। सही है, तो किलोमीटर ड्रिवन, तो ये भी एक रेट निकल गया कि भाई जितना उसकी एक्टिविटी रही थी उसकी एक्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किलोमीटर से, तो एक रेट निकल आएगा कि भाई आपका 100 रुपये पर किलोमीटर या 50 रुपये पर किलोमीटर या समथिंग लाइक दैट, तो उसके हिसाब से आप उसको डिप्रिशिएट करेंगे। या दूसरा एयरप्लेन्स के लिए आवर्स इन यूज़, एयरप्लेन्स के लिए भी होता है कि आवर्स, आप जहाँ पे एयरप्लेन में किलोमीटर यूज़ नहीं कर सकते इसलिए कि वो ज़मीन पर तो चल नहीं रहा है वो, तो उसके आवर्स जितना घंटा वो हवा में है, जितना घंटा वो यूज़ हो रहा है उतना घंटे उसको आप पर आवर के हिसाब से आप उसको डिप्रिशिएट कर देंगे। तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड, कुछ आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, तो इट्स आल्सो वेरी इजी टू यूज़। बस इसमें यह है कि जितना एक यूनिफॉर्म नहीं निकाल लिया कि भाई एक 9 लाख पर ईयर से ही हम इसको डिप्रिशिएट करें, नो, इसमें आपको एक्टिविटी के लिहाज से ऊपर नीचे होता रहेगा बैलेंस, कभी डिप्रिसिएशन कम होगी कभी डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, डिपेंडिंग ऑन जितना ज़्यादा आपका आउटपुट है, जितना ज़्यादा आपकी एक्टिविटी है। तो इसके अंदर इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी टुक प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो आपको फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसका आपको क्लियर पता चलेगा। वही फरहान डिलीवरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 31, डिलीवरी ट्रक लिया उसने 50 लाख का, जनवरी में लिया है, तो हमें पूरा साल का मसला है चलें, लेकिन हमारा तो पूरा साल का मसला है यहाँ पर आएगा नहीं, हम तो किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। कंपनीज मैनेजमेंट एस्टिमेट एज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल इसको रखेगी, और नो सैल्वेज वैल्यू है इसके हम, ओके। एंड कंपनीज मैनेजमेंट आल्सो एस्टिमेट्स दैट द ट्रक विल बी ड्रिवन फॉर अ टोटल ऑफ 1 लाख किलोमीटर्स। दैट्स आवर मेन आपका बोल्ड में कि हमें टोटल कितना हमें किलोमीटर्स ये चलेगा। सही है, हमारा टोटल किलोमीटर्स, इसके यूज़फुल किलोमीटर्स कितने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका चार्ट जो है मैं स्ट्रेट लाइन से ले लेता हूँ, हमने जनवरी से लिया है ना, जनवरी वाला ले लेता हूँ। और ये हमारा है यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, UOA, और ये मेरे पास एक ही एग्जांपल है शायद, ओके। ओके, यूनिट एक्टिविटी मेथड, आपका फार्मूला यहाँ पर हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू। इसका मैं फार्मूला तो आपका लिखा हुआ है, मैं इसको वहीं से कॉपी कर लेता हूँ दूसरी क्लास में से, टाइम टू सेव टाइम। ओके, टू जस्ट टू सेव टाइम मैंने आपको ज़रा सा बस से कर लिया इसलिए। तो कॉस्ट ऑफ, इसका फार्मूला क्या है भाई, इस वाले का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस द सैल्वेज वैल्यू। तो न्यूमरेटर जो है वो तकरीबन सेम एज स्ट्रेट लाइन, सही है, और सम ऑफ द डिजिट्स जो है उसके अंदर भी तकरीबन आपका उसी तरह का कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सम ऑफ द डिजिट्स के अंदर। जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर भी आपका न्यूमरेटर वही होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, और हमारा यूनिट एक्टिविटी के अंदर भी न्यूमरेटर सेम है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, बस ये डिनोमिनेटर चेंज हो गया। स्ट्रेट लाइन के अंदर ईयर्स आ जाते हैं कि जितने साल हम इसको इस्तेमाल करेंगे उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यूनिट्स एक्टिविटी के अंदर टोटल आउटपुट ओवर द यूजफुल लाइफ, टोटल आउटपुट हमारा क्या है, हमारे एग्जांपल में 1 लाख, टोटल आउटपुट ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। तो टोटल आउटपुट कितना हमारा होगा, हमने सोचा हुआ है कि भाई जिसकी यूजफुल लाइफ जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा टोटल आउटपुट जो देगा, टोटल ये ट्रक काम करेगा 1 लाख किलोमीटर चलेगा, ओके। तो वो हमारा जो 1 लाख किलोमीटर हम सोच रहे हैं वही हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट हमारा 50 लाख है, माइनस सैल्वेज वैल्यू हमारी नहीं है, 0 है, तो सैल्वेज वैल्यू माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल आउटपुट हमारा कितना है 1 लाख किलोमीटर्स।
ओके अगेन इस जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी आपको पिछले हफ्ते भी आपको स्ट्रेस करा था इसके ऊपर बहुत पॉइंट, जोर दिया था इस पॉइंट पे बहुत, और ऐसा भी फिर बोल रहा हूँ, यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वो यूनिट का ख्याल नहीं रखते हैं। वो अक्सर कितने स्टूडेंट्स ये कर देते हैं, वो इस फार्मूले को फ्लिप कर देते हैं और नंबर कुछ ऐसे ऐसे नंबर आ रहे होंगे, लेकिन उसको ख्याल भी, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। कॉमन सेंस भी लेके बिल्कुल ऑफ हो चुकी होती है कि ऐसा नंबर आएगा, अब इसको मैं अगर फ्लिप कर दूँ क्या रिजल्ट निकलेगा, 1/50 आएगा। अब 1/50 आप खुद सोच सकते हैं कुछ अजीब ही तरह का कुछ नंबर निकलेगा, सही है। 1/50 0.02, और वो इसी को लेकर चल पड़ते हैं, वो इसी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे हर चीज़ को और काम करना शुरू कर देंगे इसी से। ख्याल भी नहीं रहेगा 0.02 मतलब कि तकरीबन ज़ीरो, यानी कि डिप्रिशिएशन चल रही है ज़ीरो पे, यानी कि इट्स नॉट इवन कॉमन। तो कभी कभी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो यहाँ पे रेट कम इसलिए कहता हूँ कि रेट का ख्याल, आपका यूनिट से ख्याल रखें। यूनिट का ख्याल रखेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि आपको निकालना है रुपीज़ पर, जो भी आपका है। अब यहाँ पे हमारा एग्जांपल है रुपीज़ पर किलोमीटर, कहीं हो सकता है कि आपका हो रुपीज़ पर आवर, ओके, कहीं आपका हो सकता है रुपीज़ पर यूनिट के, ये हर यूनिट के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे वो कितना डिप्रिशिएट हो रही है मशीन, या हर आवर पे कितना डिप्रिशिएट हो रही है, या हमारी एग्जांपल में हर किलोमीटर में कितना डिप्रिशिएट हो रही है। तो ये रेट जो निकल रहा है, दिस इज़ द रेट, हमारा रेट निकला 50 लाख डिवाइड बाय 1 लाख किलोमीटर, तो टोटल हमारा रेट निकल गया 50 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर पे जो ट्रक चल रहा है, जो ट्रक जब हर किलोमीटर चलता है तो 50 रुपये के हिसाब से वो डिप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स, और अच्छी आदत रख कर लें अगर, तो वही है कि इसको आप लिखना शुरू कर दें जब ये करें, ताकि उसको आपको आदत रहेगी तो उसको आपको मुश्किल नहीं होगी करने में। तो यूनिट का ख्याल रखना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन के साथ भी ये चक्कर है और यूनिट्स एक्टिविटी के साथ भी ये चक्कर है। बाकी जो दो हैं आपके रिड्यूसिंग बैलेंस या सम ऑफ द डिजिट्स, उसके साथ में तो आपका परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनिट का मसला नहीं बनता। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आपको तकरीबन आपको ऐसे ही रहेगा, आपको पता है। अब जिसमें हम चार्ट निकाल लेते हैं, वहीं से कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ आवर चार्ट फॉर द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, और हमारे ईयर 2011 से हैं, जो 2011 से हमने लिया है वो चीज़, तो हम पूरा साल का लेंगे। 2011 से लेकर 2015 तक हम जाएंगे, 5 साल इस्तेमाल करना है। कॉस्ट हमारी ऑब्वियसली सेम रहेगी। किलोमीटर्स ड्रिवन, यानी कि उस साल में कितना किलोमीटर आपने ड्राइव करा है, उस चीज़ को कितना इस्तेमाल करा है, तो ये डेटा जो है आपको दिया जाएगा। आप खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वो डेटा, वो आपको खुद दिया जाएगा, वो कैलकुलेट, सही है। तो वो कहाँ से दिया जा रहा है वो आपको चार्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन आपको दिखा दूँ कहाँ सोर्स क्या है हमारी। नीचे सबसे आखिर में नीचे लिखा हुआ है, ट्रक इज़ ड्रिवन फॉर द फॉलोइंग किलोमीटर्स इन ईयर्स 2011-2015। 2011 में 15,000 किलोमीटर, 2012 में 30,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। हर साल का आपको ब्रेक डाउन दिया हुआ है कितना किलोमीटर वो चला है, ओके, क्या एक्टिविटी उसकी रही है, हर साल की एक्टिविटी। तो उसके हिसाब से आप उसको उसी नंबर को हमने यहाँ लिख लिया है, ओके। सो किलोमीटर ड्रिवन 15,000 इन द फर्स्ट ईयर, 2012 में 30,000 है, फिर 2013 में 20,000, फिर 25,000 एंड देन 10,000। द टोटल ऑफ इट विल बी, टोटल करेंगे तो टोटल हमारा वही आएगा जो हम 1 लाख किलोमीटर, सही है। टोटल आएगा था, टोटल हमने अगर सोचा था कि टोटल हमने अगर सोचा हुआ है कि हम इसको टोटल चलाएंगे 1 लाख किलोमीटर, तो हम इसको 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से हम रखेंगे, सही है। अगर हमारे बाद में चेंज होता भी है तो जैसे मैंने बात की थी रीवैल्यूएशन में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन इज़ अनदर टॉपिक एट ऑल, सही है वो आपकी। तो डिप्रिसिएशन रेट हमारा क्या निकल रहा है, रुपीज़ पर किलोमीटर हमारा क्या है, हम 50, सही है, हम उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 50 रुपीज़ पर किलोमीटर हम के हिसाब से हम इसको डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। हर किलोमीटर पे 50 रुपये के हिसाब से डिप्रिशिएट होगा। तो हमारा फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, सिंपल, जितना ज़्यादा किलोमीटर चला है उतना ही वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो 50 रुपये के हिसाब से वो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15,000 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो आपका निकल गया
तक पहले साल का निकला 7.5 लाख का आपका हिसाब से डिप्रिशिएट हो गया वो, सही है। उससे अगले साल तकरीबन 15 लाख हो जाएगा, डबल हो गया ना, इसलिए कि आपके किलोमीटर डबल हो गए, 15,000 33,000 हो गया, डबल हो गई किलोमीटर्स, तो आपकी डिप्रिसिएशन भी डबल हो गया फिर, ओके। और फिर इसी तरह आपका है कि फिर 10 लाख है, फिर 12 लाख है, फिर 5 लाख है सबसे आखिर साल में। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन सेम थिंग, पहले साल में 7.5 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर जो है आपका चलता रहेगा टोटल, आप इसको ऐड करते चले जाएंगे। कैरिंग अमाउंट अगेन कॉस्ट माइनस दी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एंड एट द एंड ऑफ लास्ट बिल्कुल हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो हमारी आ गई 0। लास्ट बुक वैल्यू 5 साल बाद हमारी बुक वैल्यू आई 0, क्यों? इसलिए हमारी सैल्वेज वैल्यू थी ही नहीं, राइट, नो सैल्वेज वैल्यू, 0 सैल्वेज वैल्यू थी, तो कैरिंग अमाउंट भी 0 आई, ठीक है। अगर हमारी कैरिंग अमाउंट, अगर सैल्वेज वैल्यू हमारी होती 5 लाख का रखा होता, तो फिर हम उसके हिसाब से फिर इसको चेंज करते, फार्मूला चेंज करेंगे, मैं आपको क्विकली करके दिखा देते हैं। अगर हम अस्यूम करते हैं कि हमारी सैल्वेज वैल्यू 5 लाख सैल्वेज वैल्यू है, सही है, हम अस्यूम करते हैं सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है, तो आपका 5 लाख क्या होगा कि हम इसको माइनस करेंगे, 50 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो 45 लाख, 45 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज़ 45 हो जाएगा ये, सही ना, 45 आएगा, 45 रुपीज़ पर किलोमीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। 50 लाख माइनस 5 लाख, 50 में से 5 किया तो 45 लाख आया, 45 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हुआ, 45 रुपये पर किलोमीटर। तो अगर 45 रुपये पर किलोमीटर के रेट से मैं इसको यहाँ में चेंज कर दूँ तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा पूरे, ठीक है। तो अगर 45 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से करता हूँ, जिसमें अब उस 45 रुपये वाले के अंदर उस रेट में हमने सैल्वेज वैल्यू डाल दी है, तो सैल्वेज वैल्यू फिर हमारी आ गई 5 लाख, हमने 5 लाख पे सैल्वेज वैल्यू डाली थी तो 5 लाख आ गई। अगर मैं उसको 10 लाख डालता तो 10 लाख आंसर आ जाता, ठीक है। तो सैल्वेज वैल्यू आल्सो कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। अच्छा, दिसंबर 31 की एंट्री करनी है, एंट्री आपको पता ही कैसे करनी होगी। इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा क्या आ रहा है दिसंबर 31, 10 लाख, उसी को आप उसको करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2013 की एंट्री करें तो 2012 का एंडिंग बैलेंस लेंगे, फिर 10 लाख उसमें ऐड करा हमने, तो हमारा आ गया 32,50,000 की हमारा एंडिंग बैलेंस होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है। So that's our units activity method. You can see very simple, almost similar to the straight line की तरह है, तो almost similar, and it is also widely used depending on अगर ऐसी कोई चीज़ है। अब बिल्डिंग वगैरह जो होती है, बिल्डिंग फर्नीचर जो होता है उसको आप स्ट्रेट लाइन पर करते हैं, सही है, इसलिए कि बिल्डिंग फर्नीचर तो आप किलोमीटर आवर तो नहीं कर सकते उसके ऊपर, सही है। आपकी जैसे गाड़ियाँ हो गई, और जैसे अब गाड़ियाँ है, जहाज़ हैं, इन सब के लिए आप मशीन जो है, फैक्ट्री की मशीन जो होती है, उसके लिए आप अगर कर सकते हैं तो आप ये यूनिट एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस जो है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, हो सकता है कहीं यूज़ होती भी हो, इंडस्ट्री के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि टैक्स से, क्योंकि वो ज़रा सा आसानी से रखना चाहते हैं कि भाई हम दो बुक्स नहीं रखना चाह रहे हैं, हम एक ही रैकेट रखना चाह रहे हैं, टैक्स की वजह से अलग टैक्स अकाउंटिंग के लिए हम अलग मेथड नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तो आप चाहें तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस ही रखें। IFRS भी उसको मानता है और टैक्स भी उसको मानती है। और पूरी दुनिया के जो टैक्स तकरीबन है, अमेरिका वाला हर जगह जो है, वो टैक्स रेट जो है वो गवर्नमेंट जो बताती है टैक्स रेट, वो रिड्यूसिंग बैलेंस ही बताती है, वो स्ट्रेट लाइन मानती नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो या यूनिट्स एक्टिविटी वगैरह मानते ही नहीं है, वो रेट बताते हैं कि इतना रेट से आप उसको रिड्यूस डिप्रिशिएट करें, और उसके हिसाब से फिर जाहिर बात है कि अगर आसानी के लिए फिर कहते हैं कि यार रिड्यूसिंग बैलेंस ही इस्तेमाल कर लेते हैं, 2-2 3-3 बुक्स कौन संभालता रहे बैठ के। तो दीज आर द 3-4 मेथड्स हमने सीखे।